Assalamu alaikum. This is me, Ababar, signing in. Please, if someone can confirm if my screen is visible and if I'm audible, please enter in the chat box. Then, great, mashallah. So, without further ado, let's begin. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी। तो आज हमारा सेशन है फूड सेफ्टी के ऊपर एंड दिस इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय फूड यूथ एकेडमी व्हिच इज वेंचर ऑफ ग्लोबल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। और विदाउट फर्दर अडू मेरा एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन ले लें, बस एक तारुफ हो जाता है और उसके बाद हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। सेशन कोशिश होगी कि स्प्लिट कर दें दो पार्ट्स में। 11 बजे आप लोगों को ब्रेक देंगे अगर ज़रूरत पड़ी, और वरना फिर हम चलते रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। सो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। This is me, Ab Babar, an SGS certified trainer with hands-on experience in food safety and compliance, and being serving in the uh, Food Youth Academy, and I've been previously serving in the Sindh Food Authority as a youth ambassador and delivered 25 plus lectures on food science via YB Academics platform. And I've led cross-regional awareness sessions with GFSS, and I'm a member of Pakistan Food and Nutrition Organization. ठीक है जी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा सेशन का टॉपिक है फूड सेफ्टी। तो भाई इसमें हमने देखना है कि फूड सेफ्टी का मतलब क्या होता है, फूड सेफ्टी क्यों पढ़नी चाहिए और ये इम्पोर्टेंट क्यों है। बेसिकली इस कोर्स की जो नीश मैंने डिक्लेयर की थी, जो आप लोगों ने कैप्शन में भी देखा होगा, उन लोगों के लिए जो अभी सोच रहे हैं कि फूड साइंस में आना चाहिए या नहीं, या कुछ टॉपिक्स देखना चाह रहे हैं, और ख़ास तौर से ये स्टूडेंट्स के लिए थी, जूनियर्स हों या जो भी हों, जिनको भी फूड सेफ्टी की जनरल ओवरव्यू चाहिए। तो इस प्रेजेंटेशन का स्कोप होगा कि हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी। हाँ जी। डेफिनेशन देख लेते हैं इंशाल्लाह, और यहाँ से आगे बढ़ेंगे। मैं बस कुछ लोगों को एडमिट कर दूं फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी। तो फूड सेफ्टी बेसिकली, जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी। फूड सेफ्टी, व्हाट इज फूड सेफ्टी? फूड सेफ्टी इज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन डिस्क्राइबिंग द handling, preparation, storage, serving, etc. of foods that prevent foodborne illnesses. बेसिकली फूड सेफ्टी क्या है, नाम से पता चल रहा है फूड को हमें सेव करना है। ठीक है जी। हमें क्या करना है, फूड को सेव करना है, और उसका पर्पस क्या है, ताकि हम फूड बोर्न इलनेसेस को रोक सकें, फूड बोर्न इलनेसेस से बच सकें। ये हमारा पर्पस है। हम ये चाह रहे हैं कि हम फूड को, जो भी हमारे प्रोसेस होते हैं, जैसे हैंडल कर रहा है कोई, कोई प्रिपेयर कर रहा है, हम उसको अगर स्टोर कर रहे हैं, हम उसको सर्व करना चाह रहे हैं, मतलब जो भी जिस एस्पेक्ट से आप फूड के साथ इन्वॉल्व हैं, उन मामलात में साइंटिफिकली किस तरीके से आप अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं कि वो हमारे लिए फिट फॉर कंजम्पशन हो। ठीक है, हैजार्डस ना हो, और उससे कोई फूड बोर्न इलनेसेस ना हो। तो ये इसकी डेफिनेशन है। हम क्यों पढ़ते हैं फूड सेफ्टी? हम फूड सेफ्टी मल्टीपल रीजंस के लिए पढ़ते हैं। नंबर वन, हमारे गेस्ट की सेफ्टी या हमारी अपनी भी सेफ्टी। ठीक है, जो हम खाना खा रहे हैं वो सेफ होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, बिजनेस लॉसेस को अवॉइड करने के लिए। ठीक है जी। अब बिजनेस लॉसेस से मुराद है कि जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो केटर्स हैं हमारे, इन सब का मतलब सारा सिलसिला ही खाने पे चलता है ना, मतलब बेसिकली रेस्टोरेंट्स हैं, ये सब हैं। तो अगर इन लोगों को अपने बिजनेस को बचाना है,
लॉ सूट से बचना है, ठीक है जी, और बंद होने से बचना है, तो इनको बेसिकली फूड सेफ्टी का ख्याल रखना पड़ेगा। इन लोगों को फूड सेफ्टी के लॉज और स्टैंडर्ड्स को एडेयर करना पड़ेगा। गुड जो मैन्युफैक्चरिंग और गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस होती हैं उसको अपनाना पड़ेगा। फर्दर मोर, गेस्ट का ट्रस्ट, यानी अगर कोई एक ऐसी इन्वायरमेंट है जो साफ सुथरी है, अच्छी है, एम्बियंस अच्छा है, उसका वर्क स्टेशन वर्क फ्लो अच्छे हैं, उनके जो वेटर्स वगैरह हैं, बाकी सब लोग अच्छे से जो है वो मतलब ग्लव्स वगैरह पहनते हैं, साफ सुथरे रहते हैं, तो इससे आप हम एज अ कंज्यूमर अगर हम कहीं जाते हैं तो हमारा उस पे ट्रस्ट बढ़ जाता है, ठीक है जी। और इसके अलावा कि जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनको आप मेंटेन रख सकते हैं। जैसे अगर आप कोई आईएसओ सर्टिफिकेशन लेते हैं, क्वालिटी की ले लिया आपने, या एफएसएमएस ले लिया, तो ये सब इनको मेंटेन रखने के लिए आपको फूड सेफ्टी का ख्याल रखना पड़ेगा। ये बात, इसलिए हम फूड सेफ्टी पढ़ते हैं। फूड कंटेमिनेशन क्या होता है? बेसिकली फूड कंटेमिनेशन, ये नाम से ही पता चल रहा है कि हमारा फूड है वो कंटेमिनेट हो गया, खराब हो गया, स्पॉइल हो गया। किस वजह से? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो सकता है, मतलब बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस हो सकते हैं, कुछ मेटल वेटल, कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है जो उसको अनफिट बना दे ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, तो वो फूड कंटेमिनेटेड है, ठीक है जी। और जब हमें फूड कंटेमिनेशन से बचाना है, हम उससे बचेंगे तो ही हमारा फूड सेफ होगा। पिछली स्लाइड में हमने पॉजिटिवली देखा था, अभी ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट से उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। कॉजेस, फूड जो है मतलब कंटेमिनेट हो सकता है बिफोर ड्यूरिंग द डिलीवरी, मतलब जैसे कोई आपका राइडर है वो लेके आ रहा है तो जब फूड खराब हो गया, या फूड जब प्रिपेयर हो रहा था तब खराब हो गया, या जब बन रहा था तभी पुअर हाइजीन प्रैक्टिसेस की वजह से खराब हो गया। तो मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं कि फूड खराब हो जाए या कंटेमिनेट हो जाए। अगर हम इसको क्लासिफाई करना चाहें तो हम इसको, कुछ लोग 3 में करते हैं क्लासेस में, कुछ 4 में करते हैं, मसला नहीं है, वो तकरीबन एक ही बात है। हम इसको क्लासिफाई करेंगे फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल कैटेगरीज में, ठीक है जी। इसके बाद इसको डिटेल में देखेंगे। फिजिकल हैजार्ड्स में आए थे आपके ग्लास, मतलब ग्लास के कुछ पीसेस हो गए, या नेल्स हो गए, या वुड हो गया, स्टोन्स, हेयर, मेडिसिन, ज्वेलरी, मेटल, कुछ भी, ठीक है जी। जो हमारा मॉप वगैरह है उसके कुछ ब्रिस्टल्स हैं, या कुछ भी, मतलब कोई शख्स अगर स्मोकिंग कर रहा है तो सिगरेट्स के एंड्स, या ब्लेड्स, या बटन, या पेन टॉप, डर्ट, कुछ भी, कुछ भी अगर आपका जो मतलब हमारे खाने में गिर जाए, किसी तरीके से कंटेमिनेट कर दे, तो वो फिजिकल कंटेमिनेशन में आता है, ठीक है जी। अगर मैं एक केस स्टडी शेयर करूं, 2024 ही की थी जब मैं अभी स्लाइड की नोट्स की प्रिपरेशन कर रहा था। तो जैसे प्लास्टिक पीसेस, पैकेज फूड में प्लास्टिक पीसेस बहुत ज्यादा कंटेमिनेशन कॉज कर रहे हैं, जिसकी वजह से सेवरल रिकॉल्स हुए हैं। रिकॉल्स का मतलब होता है आपने अपना प्रोडक्ट कहीं किसी जगह पे, सुपरमार्ट पे, कहीं पे भी रखवाया, और उसमें कुछ ना कुछ मसाइल आए जो कंज्यूमर्स ने रिपोर्ट किया, जिसकी वजह से आपको वो प्रोडक्ट अपना वापस, वो लॉट, वो बैच अपना वापस बुलाना पड़ा। तो सेवरल रिकॉल्स हुए ड्यू टू द फिजिकल कंटेमिनेशन फ्रॉम प्लास्टिक फ्रेगमेंट्स, ठीक है जी। और ये ज्यादातर मीट प्रोडक्ट्स की जो पैकेजिंग थी, फ्रोजन फूड्स की जो पैकेजिंग थी, उसमें पाया गया है। तो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या था कि ये रिकॉल्स हुए तो ब्रांड रेपुटेशन खराब हुई है और फाइनेंशियल लॉसेज हुए हैं। सोशल इम्पैक्ट क्या था इसका? सोशल इम्पैक्ट इसका ये था कि कंज्यूमर को बहुत ज्यादा एंजाइटी, टेंशन होना शुरू हो गई कि यार ये जो प्रोसेस फूड हम ले रहे हैं, क्या ये सेफ है भी या नहीं, ठीक है जी। उनको ये टेंशन हो गई थी कि मतलब हम ये इसको कंटिन्यू करें यूज करना या नहीं। और किन रीजंस की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब ये सेवरल रीजंस का ये मसला है कि जहाँ पे प्लास्टिक कंटेमिनेशन है। अगर हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को देखें, जैसे फिलीपाइंस है, इंडोनेशिया है, मलेशिया, वियतनाम, ठीक है, इन जगहों पे माइक्रो प्लास्टिक की कंजप्शन बनिस्बतन ज्यादा थी, क्योंकि ज्यादातर ये लोग सी फूड वगैरह को पैकेज करते हैं और उसको मतलब भेज रहे होते हैं। तो सी फूड वगैरह की कंटेमिनेशन में मतलब उस प्लास्टिक रैपिंग में बड़ा उसका किरदार था। तो ये एक मसला था। इसके अलावा अगर हम देखें जो सिंगल यूज फूड पैकेजिंग होती है, उसने भी बड़े बड़े मसाइल जो हैं वो कॉज किए हैं। अगर उसकी बात हम करें
PFAS, बेसिकली ये केमिकल कॉम्पोजिशन है। और ये अगर आपकी पैकेजिंग में होती है ना, तो वो उसके कुछ एनवायरमेंटल और हेल्थ कंसर्न्स होते हैं। और ये कंसर्न्स ये होते हैं कि बेसिकली अगर आपने उसका बहुत ज्यादा यूज कर लिया, तो वो आपके जो है ना वो बॉडीज में एक्यूमुलेट हो सकता है। और उसके बाद वो आपके एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स देता है, जैसे डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हो रही है, ग्रोथ नहीं हो पा रही, इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं, कैंसर कॉजिंग हो सकता है ये। तो ये इसके मसाइल हैं। और ये कहाँ कहाँ पाया गया? अक्रॉस 17 कंट्रीज पाया गया है। इजिप्ट, जॉर्डन, कुवैत, मोरक्को, जमैका, मेक्सिको, अर्जेंटीना, जाम्बिया वगैरह वगैरह। ठीक है जी। तो प्लास्टिक्स खास तौर से एक मसला है हमारे पास। तो ये हमने देखा कि फिजिकल तौर पे कंटेमिनेशन क्या होती है। अब अगर हम आगे बढ़े, तो हम ये देखेंगे कि भाई किस तरीके से आप इस फिजिकल कंटेमिनेशन को रोक सकते हैं। सबसे पहला तो आप जो है वो हेयर नेट, बियर्ड नेट का इस्तेमाल करें। ठीक है जी। आपके जो यूनिफॉर्म्स हों वो लॉन्ग स्लीव्स हों। ठीक है, क्योंकि जो जेंट्स हैं उनके हाथों में भी बाल होते हैं, तो वो भी उससे भी बचना है। इसके अलावा क्लीन एनवायरनमेंट हो, डोर्स वगैरह जो हैं, विंडोज जो हैं वो क्लोज्ड हो, ताकि डस्ट वगैरह ना आए, गर्ट वगैरह ना आए, पोलन्स वगैरह वहां से ना आए। इसके अलावा इक्विपमेंट जो है वो वेल मेंटेन्ड हो, मतलब जो उसमें एसेसरीज हैं, जो स्क्रूज हैं, उन सब चीजों को मेंटेन रखा जाए, टाइट रखा जाए, ताकि ऐसा ना हो कि वो गिर जाए, या मतलब कुछ भी। अगर वो मेंटेन नहीं है तो वो रस्टी भी हो सकते हैं, रस्टी होंगे तो फिर रस्ट के पार्टिकल्स हमारे लिए मसला करेंगे, और इस तरह से ये मसला हो सकता है। इसी तरीके से जो डिटेरिएटेड आपके यूटेंसिल्स हैं, मतलब रस्टी यूटेंसिल्स हैं, जो इस तरह की चीजें हैं, उसको भी यूज नहीं करना है, उसको अवॉइड करना है। इसी तरह सीलिंग्स और वॉल्स जो है उसको भी मेंटेन रखना है। तो ये समझ लें, जैसे अगर आपकी सीलिंग है, उसमें कुछ क्रैक्स आ गए, उसमें कुछ मसला आ गया, तो ऊपर से पेंट वगैरह गिर सकता है। ठीक है, ऊपर से और चीजें जो है वो गिर सकती हैं, जिसकी वजह से आपका जो चांसेस है खाने के खराब होने के वो बढ़ जाते हैं। ठीक है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे अपना दूसरा कंटेमिनेंट जिसकी हमने बात की थी, वो था केमिकल कंटेमिनेशन। केमिकल कंटेमिनेशन में डिटर्जेंट, पेस्टिसाइड्स, वाटर, एयर, ये सब चीजें आ जाती हैं। अगर मैं इसका एक इंसिडेंट शेयर करूं, तो जैसे हैवी मेटल्स होते हैं ना, लेड हो गया, कैडमियम हो गया, ये दो चीजें जो है हमारी फूड चेन में एंटर हुई हैं थ्रू पोल्यूटेड वाटर एंड सॉइल। ठीक है। और जब ये एक लेवल से बढ़ गई और इनको हमने, जब ये पोल्यूटेड या कंटेमिनेटेड सॉइल और वाटर को हमने यूज किया, खासतौर से राइस वगैरह की प्रोडक्शन में, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आया। कौन कौन से रीजन में ये मसला हुआ है? ये अपना साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यानी बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, इंडिया वगैरह में हुआ है, नेपाल में हुआ है, यूएस की कुछ स्टेट्स में हुआ है। तो जब ये एक एक्सटीड, जब एक परमिसिबल लिमिट से ये मेटल्स बढ़ जाते हैं, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट कॉज कर सकते हैं। है, सबसे पहले हम देखते हैं इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या था। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये था कि जो जो स्टेट्स का मैंने नाम लिया, जो जो जगहों का मैंने नाम लिया जहाँ पे ये मसला हुआ, तो उनकी एक्सपोर्ट करने की जो सलाहियत थी, जो एक्सपोर्ट करते थे चीजें, उसको बैन कर दिया गया। जो मतलब अफेक्टेड प्रोडक्ट्स थे उसको बैन कर दिया गया। और इसका मसला क्या हुआ कि जो रेवेन्यू था फार्मर्स का, एक्सपोर्टर्स का, वो कम हो गया, डिक्लाइन हो गया। नंबर वन इकोनॉमिक लॉस ये था। नंबर टू सोशल इम्पैक्ट। लॉन्ग टर्म अगर एक्सपोजर रहेगा आपको इन लेड की चीजों का, मतलब हैवी मेटल्स का, तो उससे क्या होगा कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, क्रॉनिक डिजीजेस जैसे कैंसर्स वगैरह हो सकती है। और अगर ये चीज ने ज्यादातर इफेक्ट किया आपकी लो इनकम कम्युनिटीज को, क्योंकि सस्ते चावल वो लोग ले लेते हैं, और उससे नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आया कि उन लोगों में ये मसाइल पैदा हुए। ठीक है जी। तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये हो सकता था, और ये हुआ भी होगा। लेसन क्या है इसमें से? कि ये जो हम एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं, जैसे वाटर है, सॉइल है, ठीक है, इन सबको देख के इस्तेमाल करें। ठीक है। इट इज इसेंशियल टू प्रिवेंट केमिकल कंटेमिनेशन। कहीं आपका पेस्टिसाइड मिक्स हो गया, कहीं आपका कोई और सा केमिकल डिटर्जेंट जो है वो मिक्स हो गया, तो ड्रास्टिक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकते हैं उससे। किस तरीके से हम इसको बचा सकते हैं? तो बेसिकली जो भी डिटर्जेंट है, पेस्टिसाइड्स हैं, उसको खाने से दूर रखें। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, डिटर्जेंट को लेवल करें नाम के साथ, उसके यूजेज के साथ, उसकी टॉक्सिसिटी लेवल के साथ। उसके बाद अगर आपने कोई यूटेंसिल्स या इक्विपमेंट्स पर डिटर्जेंट यूज किया है, तो उसके बाद उसको वाटर के साथ रिंस किया जाए, उसको धो दिया जाए।
और एक बेहतर तरीका ये है कि वाइट विनेगर को यूज किया जाए, वो आइडियल है टू रिमूव डिटर्जेंट्स, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4, कि आप जो फूड कंटेनर्स हैं और जो क्लीनिंग कंटेनर्स हैं उनको मिक्स ना करें, अलग अलग रखें, कलर कोडेड रखें तो ज्यादा बेहतर है। इसी तरह जो वाटर है उसको हमेशा चेक करें, उसको फिल्टर करें, प्रॉपर फिल्ट्रेशन सिस्टम से उसको गुजारें। जैसे मैंने पिछली स्लाइड में एग्जाम्पल दी थी कि पॉल्यूटेड वाटर को हमने यूज किया है तो उससे हमें बड़े मसाइल हुए। इसी तरह वेंटिलेशन सिस्टम जो है हमारा उसको चेक किया जाए, और फूड को कवर कर दिया जाए। जब हम पेस्टिसाइड्स या सैनिटाइजेशन वगैरह चीजें कुछ भी आस पास कुछ कर रहे हैं तो फूड को कवर कर दिया जाए, उसको कहीं साइड पे कर दिया जाए। इसके बाद हमारा थर्ड डोमेन है जो है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल बेसिकली इस एस्पेक्ट्स में कौन कौन सी चीजें हैं जो तंग करती हैं आपके रोडेंट्स, मतलब चूहे वगैरह हो गए, बर्ड्स हो गई, इंसेक्ट्स हो गए। अब इन सब का मसला क्या है कि ये किसी ना किसी फीसेस पे जाके बैठ जाएंगे, कुछ कर लेंगे, तो फिर चूंकि इनकी हेरी बॉडी होती है तो ये बैक्टीरिया को पिक कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ये एक्सट्रीशन कर देते हैं, ये वॉमिट कर देते हैं, अगर इनके अंदर कुछ बैक्टीरिया होता है वो उस खाने में ट्रांसफर हो सकता है। कॉकरोच वगैरह ज्यादातर सीवरेज लाइंस में मिल जाते हैं, तो मतलब वहां से फिर ये गंदगी लेके आपके पास खाने में पहुंच जाते हैं, तो मसला ये होता है कि वो खाने को कंटेमिनेट कर देते हैं। और एक और सबसे बड़ा मसला ये है कि ये इतनी मुश्किल जगहों पे छुपते हैं कि आप इनको पकड़ नहीं सकते, या मतलब आप इनको रोकना बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक डिफिकल्टी है, लेकिन हमें इसको कर्ब करने की कोशिश करनी है, मतलब रुकना नहीं है। हाउ टू प्रिवेंट बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन, बेसिकली क्लीन और सैनिटाइजेशन। सफाई निस्फी ईमान है, बस उसी को हमें अप्लाई करना है। क्लीन करें, सैनिटाइज करें वर्किंग एरिया को, और खास तौर से जो अनरीचेबल एरियाज हैं, जो कॉर्नर्स हैं खास तौर से। और कॉर्नर्स के लिहाज से भी ना, अब हमारी प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं, अभी आप देखते हैं ना, वो एक एज्ड होती हैं, एज्ड एट द कॉर्नर्स के, मतलब जो दीवारें और वो सब मिल रही हैं तो वो एक एज्ड है। अगर हम उसको थोड़ा सा सर्कुलर शेप दे देंगे ना तो उसको साफ करना आसान है। इससे पानी वगैरह अगर कहीं कोने में कॉर्नर्स में रह जाता है, अगर हम उसी कॉर्नर को शार्प होने की बजाय थोड़ा सा कर्व कर देंगे तो वो वहां से स्लाइड डाउन हो जाएगा। तो उस तरीके से आप उसको बेहतर कर सकते हैं, कॉर्नर्स को बेहतर किया जा सकता है। इसी तरह वॉल्स वगैरह को, सीलिंग्स को मेंटेन किया जाए, ठीक है। होल्स वगैरह अगर अगर कहीं है तो उनको जो है वो फिल किया जाए, पता चला कहीं से चूहे वगैरह आ रहे हैं उसको रोकने की कोशिश की जाए। कोई ग्रेन्स, फ्लावर, शुगर, चीनी वगैरह कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें पेस्ट वगैरह ना हो, उसको इंश्योर किया जाए, उसमें जो छोटे छोटे कीड़े वगैरह होते हैं उसको निकाल दिया जाए। फर्दर मोर अगर कहीं गिर जाए तो भी इसको फौरन से साफ कर लिया जाए, वाइप कर लिया जाए, क्योंकि वरना वो चीनी वगैरह अगर गिरेगी तो वो आते रहेंगे। इसके अलावा पेस्ट कंट्रोल, इसकी प्रॉपर चेक और ऑडिटिंग वगैरह होनी चाहिए। फ्लाई किलर मशीन्स, वो जो पर्पल कलर की एलईडी टाइप की चीज होती है वो लगानी चाहिए, फूड को कवर करना चाहिए। कुछ बेसिक सी ये चीजें हैं जो मतलब गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस में आती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो हमारा फोर्थ डोमेन था, ज्यादातर लोग माइक्रोबायो और जो बायोलॉजिकल है उसको एक ही डोमेन कंसिडर करते हैं, लेकिन चूंकि हम जो ये स्लाइड्स यूज कर रहे हैं उसमें उन्होंने 4 कैटेगरीज बनाई है तो उससे खैर कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो माइक्रोबायोस बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी, इस ये कंटेमिनेशन फंगस, पैरासाइट, बैक्टीरिया, वायरस, इन सब चीज़ों की वजह से होती है। और इनका मसला ये है कि ये हर जगह पाए जाते हैं, सॉइल, एयर, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स, और हम पर भी होते हैं, ठीक है जी। और अगर हम रिसेंट हाई प्रोफाइल केसेस देखें ऑफ फूड कंटेमिनेशन बिटवीन 2023 एंड 2025, तो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन में जैसे एक वर्जीनिया की फैसिलिटी फैसिलिटी में एक डेली थी, मतलब जो रनिंग कार्ड्स होती है ना, उन्होंने उनके पास एक आउटब्रेक हुआ लिस्टीरिया का। रेडी टू ईट फूड था, रेडी टू ईट मीट था। अब उस मीट में मसला ये था कि उसमें लिस्टीरिया पाया गया, तो उससे आउटब्रेक, मतलब उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आया कि 61 इलनेसेस हुई, 60 हॉस्पिटलाइजेशन हुई, 10 डेथ्स अक्रॉस 19 स्टेट्स। इकोनॉमिक इम्पैक्ट आपको पता है इसका ऊपर खतरनाक ही आया होगा, जब इतना सारा मसला हुआ है तो फैसिलिटी जो थी वो क्लोज हो गई, ठीक है। और जो ये फाइनेंशियल लॉसेस इतने हो रहे थे वो काम नहीं कर सके मजीद। रिकॉल्स हुए, मल्टीपल रिकॉल्स हुए, लॉ सूट्स हुई, और इकोनॉमिक बर्डन उनका बढ़ गया। सोशल इम्पैक्ट क्या हुआ कि एक वेल नोन ट्रस्टेड ब्रांड था, अब उसमें जब फूड सेफ्टी में उनके सिस्टम में लैप्सेस आए, कंप्लाइंस में लैप्सेस आए, तो और चीजें मजीद सामने आई कि उनके पास जो है वो मोल्ड्स और इंसेक्ट्स और पुअर हाइजीन, जो है ना, पुअर हाइजीन के मुर्तकिब हुए वो।
इसके अलावा अगर हम देखें सेल्मोनेला, सेल्मोनेला पाया गया क्यूकम्बर्स में। एक वेंचर था जिसका नाम है फ्रेश स्टार्ट प्रोड्यूस सेल्स, ये कंपनी है। 2024 में इनके 2 आउटब्रेक्स हुए और क्यूकम्बर में ही हुए, और उसमें सेल्मोनेला पाया गया, जिसकी वजह से तकरीबन 551 इलनेसेस हुई हैं, 155 हॉस्पिटलाइजेशन हुई हैं, और बहुत इन्होंने तबाही, मतलब इस चीज़ ने तबाही मचाई है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट अगर हम देखें तो इनकी जो इम्पोर्ट्स थी, मतलब जहाँ जहाँ ये भेजते थे, उसको बैन कर दिया गया। रिकॉल्स हुई तो इनकी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई। फाइनेंशियल लॉसेस हुए फॉर प्रोड्यूसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। और सोशल इम्पैक्ट क्या था? वही पब्लिक फियर हो गया कि भाई हम इसको इस्तेमाल करें ना करें। कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो थोड़ा स्केप्टिक हो गया। इसके अलावा मैकडोनल्ड्स के बर्गर्स में इकोलाई पाया गया। ये 2024 की बात है कि जो बर्गर्स में अपना अनियन यूज करते हैं, उस अनियन में कुछ ट्रेसेस पाए गए थे इकोलाई के। तो उससे क्या नुकसान हुआ? 104 इलनेसेस हुई हैं, 34 हॉस्पिटलाइजेशंस एंड 1 डेथ, मतलब। और ये अक्रॉस 14 स्टेट्स का स्टैट्स आपको बता रहा हूँ। इकोनॉमिक लॉस क्या था? कि एक तो कॉस्ट, ठीक है, प्रोडक्ट के रिकॉल्स हुए हैं और लीगल एक्शन के खिलाफ लिया गया है। डैमेज टू मैकडॉनल्ड्स रेपुटेशन एज अ ट्रस्टेड फास्ट फूड प्रोवाइडर। और सोशल इम्पैक्ट क्या था? कि कंसर्न्स इनकी सप्लाई चेन के लिहाज से वो रेज हुए हैं। अच्छा जी। इसके बाद अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके मतलब बैक्टीरियाज की रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो उनको हम देखेंगे। सबसे पहला बेसिकली एक एब्रीविएशन है फैट टॉम। और एफ का मतलब होता है फूड, वो फूड जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स में ज्यादा हो उसमें क्वांटिटी। ठीक है, तो बैक्टीरिया उसमें आराम से अपनी ग्रोथ करता है क्योंकि उसमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ये सारे न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं। एग्जाम्पल है इसकी मीट, सी फूड, पोल्ट्री, ये सब चीजें। इसी तरह एसिडिटी, अगर फूड्स हमारे स्लाइटली एसिडिक होंगे या स्लाइटली न्यूट्रल की तरफ होंगे तो वो भी एक बेनिफिशियल इन्वायरमेंट है बैक्टीरिया के लिए कि वो रिप्रोड्यूस करें। लेकिन अगर बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है इन्वायरमेंट तो उसमें बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसी तरह टेम्परेचर, टेम्परेचर में एक टेम्परेचर जोन होता है जिसे हम डेंजर जोन कहते हैं। उसमें बैक्टीरिया बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस करते हैं, वो है 5 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ये डेंजर जोन है। ठीक है, और इस टेम्परेचर का रिलेशन है टाइम के साथ। अगर इसमें हम मैक्सिमम टाइम 4 घंटे अलाउ कर सकते हैं, वरना 4 घंटे के बाद बैक्टीरिया बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। इसी तरह ऑक्सीजन, कुछ होते हैं एरोबिक बैक्टीरियाज जिनको ऑक्सीजन चाहिए होती है रिप्रोड्यूस करने के लिए, तो वो उनके लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट बन जाती है। इसी तरह मॉइस्चर, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिनको, मतलब कुछ नहीं, मतलब अक्सर वो बेशतर बैक्टीरियाज को मॉइस्चर चाहिए होता है ताकि वो रिप्रोड्यूस कर सकें, एक्वस इन्वायरमेंट चाहिए। और उसकी एग्जाम्पल है यीस्ट। अगर हम देखें टेम्परेचर और बैक्टीरिया का क्या रिलेशन है आपस में, तो बेसिकली जो डेंजर जोन है ना, अगर आप, जैसे मैंने बताया, 5 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखेंगे आप कोल्ड फूड को, और 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर यानी और हॉटर एनवायरमेंट्स में रखेंगे अपने हॉट फूड्स को। और बेसिकली अगर हम ऊपर के लेवल्स पे जाते हैं, जैसे मतलब 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर 74, 100 और इन सब पे, तो इस टेम्परेचर पे बैक्टीरियाज मर जाते हैं। ठीक है, और जितना ज्यादा टेम्परेचर और जितना ज्यादा टाइम आप देंगे उतना ज्यादा इम्पैक्ट होगा, उतनी ज्यादा किलिंग्स होंगी बैक्टीरियाज और माइक्रोब्स की। ठीक है जी। अगर आप कम टाइम देंगे तो उसका इम्पैक्ट कम होगा। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है, बीच में तो आ गया आपका डेंजर जोन, उसके बाद आता है आपका 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। तो वो कोल्ड कोल्ड एरिया है ना, आप अपने कोल्ड फूड्स रखते हैं, लेकिन उसमें ये बात याद रखिएगा कि उसमें बैक्टीरियाज किल नहीं होते, उसमें वो डोरमेंट हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है, लेकिन वो मरते नहीं है 100%। ठीक है जी, तो ये चीज को याद रखना बहुत जरूरी है। पोटेंशियली हजार्ड्स हजार्डस फूड्स कौन कौन से होते हैं? वही जैसे बीफ, पोल्ट्री, ये सब, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स और ये चीजें ज्यादा होती हैं। इसी तरह फिश विश वगैरह ये सारे आइटम्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, आपका एग, क्रीम फिल्ड पेस्ट्रीज, पास्ताज, कस्टर्ड्स, वेजिटेबल्स, स्टार्ची फूड्स। तो ये सब वो फूड हैं जिसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट ज्यादा होता है। और जब न्यूट्रिएंट कंटेंट ज्यादा होगा तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करेंगे, तो इससे इसकी हमें खास जो है ना वो हिफाजत करनी है।
इसके अलावा अगर हम देखें कि हाउ टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन, तो कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करने का एक तरीका है, और वो है हैसप। बेसिकली हैसप एक प्रिंसिपल है, और इसको मद्देनजर रखते हुए हम अपनी जो भी कंपनी की विसिनिटी है, जो भी हमारे कैंटीन की विसिनिटी है, हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है जी। तो नंबर वन, इसके 7 स्टेप्स हैं बेसिकली, लेकिन जो हमारी पीपीटी है इसमें सिर्फ 5 स्टेप्स स्टैब्लिश्ड है, लेकिन हम इंशाल्लाह 7 स्टेप्स की बात करेंगे। उसके बाद आई थिंक मैं आपको एक ब्रेक दूंगा, तो उससे पहले आप लोग बराए करम अपनी अटेंडेंस भी मार्क कर दीजिएगा। लिंक मैं इंशाल्लाह वापस कम्युनिटी में शेयर करूंगा, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा जी। सबसे पहले क्या करना है आपने, हैजार्ड को एनालाइज करना है। नंबर वन, आइडेंटिफाई पोटेंशियल हैजार्ड्स, बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल, माइक्रोबायो, जो भी हैं जो फूड की सेफ्टी को अफेक्ट कर सकते हैं नेगेटिवली, उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं कि जैसे अगर कोई केक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, उसने हैजार्ड जो आइडेंटिफाई किए हैं वो ये है कि भाई बायोलॉजिकल रिस्क उसको मिलेंगे मोल्ड से और यीस्ट से, केमिकल रिस्क उसको मिलेंगे, केमिकल रिस्क उसको मिल सकते हैं फूड एडिटिव से, फिजिकल रिस्क उसको मिल सकते हैं फॉरेन ऑब्जेक्ट्स जैसे ग्लास है, मेटल है, उन चीजों से। तो ये आपने हैजार्ड्स को एनालाइज कर लिया। नंबर टू, आपने जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उसको डिटरमाइन करना है। मतलब वो पॉइंट्स अपने प्रोसेस में या अपने प्रोसेसेस में वो पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है कि जहाँ पे आपको कंट्रोल अप्लाई करना चाहिए, ताकि आप उस हैजार्ड को जो आपने एनालाइज किया उसको प्रिवेंट कर सकें या फिर एलिमिनेट कर सकें। जैसे फिर से एग्जांपल ले लेते हैं किसी केक कंपनी की, उसमें सीसीपी जो है वो ये हो सकता है कि भाई मिक्सिंग स्टेज में हमें बहुत ध्यान रखना है कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो वेरीफाइड जगह से आए, ठीक है, प्रॉपर मिक्सिंग हो, और इंग्रेडिएंट हैंडलिंग जो है वो बहुत अच्छी तरीके से हो, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं एलर्जेंस वगैरह हम डाल दें या क्रॉस कंटेमिनेशन हम किसी तरीके से कर दें, तो हमें उससे बचना है। तो ये आपने डिटरमाइन कर दिया। उसके बाद जो आपने डिटरमाइन कर दी है लिमिट, उसके बाद आपने एक तो आपने लिमिट को आइडेंटिफाई करके डिटरमाइन कर दिया, उसके बाद आपने उसकी लिमिट्स, कि भाई वो जो एक पोटेंशियल है कि ये चीज खराब हो सकती है, टू व्हाट एक्सटेंट वो सेफ है और कितने लेवल के बाद वो डेंजरस हो जाएगी। ठीक है, वो जो लिमिट है वो क्रॉस कब हो जाएगी, तो कोई ना कोई लिमिट आपने सेट करनी होगी हर सीसीपी के लिए, यानी क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट जो आपने समझा है अपने प्रोसेस में, उसकी कोई ना कोई लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, अगर उस लिमिट के अंदर अंदर होगा तो वो चीज अंडर कंट्रोल्ड है। जैसे अगर मैं एक एग प्रोडक्शन फैसिलिटी की एग्जांपल दूं, तो उनके पास जो टेम्परेचर है उनको रखना है 7 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, फॉर रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज टू प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ। अगर ये इससे कुछ ऊपर चला जाता है, डेंजर जोन में चला गया और बहुत देर तक चला गया, उससे मसला क्या होगा, उससे मसला ये होगा कि बैक्टीरिया ग्रोथ होगी। तो ये आपकी लिमिट्स है कि 7 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए, उससे नीचे नीचे होना चाहिए जब हम रेफ्रिजरेट कर रहे हैं एग्स को। ठीक है, तो उसको हम इस तरीके से सेव कर सकते हैं। मतलब वैसे डेंजर जोन तो स्टैब्लिश्ड है ही 5 डिग्री से 6 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम लिमिट में, मतलब उनको रूम दे सकते हैं, और कुछ को बिल्कुल रूम नहीं दे सकते। उस चीज को भी ख्याल रखना है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी कर सकता है। इसके अलावा नंबर 4, मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स को स्टैब्लिश करना है कि भाई कौन ये सीसीपीस को रेगुलरली चेक करेगा। ठीक है जी। तो इसमें आपने आपने लॉग्स बना सकते हैं, ठीक है, टेबल्स बना सकते हैं कि भाई किसकी जिम्मेदारी है, कौन कब कहाँ क्या चीज देखेगा। ठीक है जी। और जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि कोई मीट प्रोसेसिंग प्लांट है, तो उसमें मॉनिटरिंग में चीज आ सकती है जैसे डेली टेम्परेचर चेक्स, ठीक है, रेगुलर टेस्टिंग फॉर पैथोजेंस लाइक सैल्मोनेला। ठीक है, और नंबर 5 प्रिंसिपल कौन सा है, कि एस्टैब्लिश दी करेक्टिव एक्शंस, कि आप करेक्टिव एक्शंस को डिफाइन करें। डिफाइन करें वो एक्शन जो अप्लाई किए जाएंगे, जो डिप्लॉय किए जाएंगे कब, जब कोई डिविएशन नजर आएगी हमें क्रिटिकल लिमिट से, जो लिमिट है वो क्रॉस हो रही है, वो डिविएट हो रही है, तो जो मॉनिटर कर रहा है उसके लिए कोई करेक्टिव एक्शंस का प्लान होना चाहिए। जैसे अगर टेम्परेचर डिविएशन डिटेक्ट हो गई है, ठीक है, तो उसका करेक्टिव एक्शन ये हो सकता है कि जो प्रोडक्ट्स हैं उसको सेफर स्टोरेज एरिया में मूव कर दिया जाए, बेहतर रेफ्रिजरेशन वाली जगह पे मूव कर दिया जाए, और इन्वेस्टिगेट किया जाए कि क्या वजह हुई कि वहां पे वो डिविएशन हुई टेम्परेचर की। नंबर 6, जो प्रिंसिपल है हमारा, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो होता है कि वेरिफिकेशन प्रोसेस या प्रोसीजर्स, उसको स्टैब्लिश करें, कंफर्म करें कि जो हेल्थ सिस्टम है वो इफेक्टिवली काम कर रहा है या नहीं।
इसमें बेसिकली ऑडिटर्स एक्सटर्नल या इंटरनल है, वो क्वालिटी कंट्रोल टीम्स होनी, कोई भी होगा जो इसको ऑडिट करेगा, इसको एग्जामिन करेगा, वेरीफाई करेगा कि जो प्रोसेस हमने अप्लाई किए हैं क्या ये करेक्टली फॉलो हो भी रहे हैं या नहीं, क्या ये सिस्टम इफेक्टिव है हजार्ड्स को कंट्रोल करने में या नहीं। तो हमें ये चीज देखनी होगी। इसी तरह पॉइंट नंबर 7 है हमारा, और पॉइंट नंबर 7 है कि स्टैब्लिश रिकॉर्ड कीपिंग एंड डॉक्यूमेंट मेंटेनेंस, यानी डॉक्यूमेंट प्रोसीजर्स और रिकॉर्ड कीपिंग, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। और हर एस्पेक्ट जो है, सब की हर एस्पेक्ट की डिटेल्स हैं उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। लॉग्स, मतलब टेबल्स, और ये टेम्परेचर चेक्स, सैनिटेशन स्केड्यूल्स, करेक्टिव एक्शंस टेकन, और ये सब चीज़ें क्या क्या इससे फायदा क्या होता है कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट में ये चीज फैसिलिटेट करती है। फर्दर मोर जब ऑडिटर्स आपके आके आपको कुछ एग्जामिन करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, तो आप उनको फैक्चुअल बेसिस पे वो चीज बता सकते हो, समझा सकते हो। अच्छा जी। क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स मल्टीपल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं कि जहाँ पे हमें क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स अप्लाई करने हैं। हर इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वैरी करता है, जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें एक ही इंडस्ट्री में पाई जाए, और ऐसा भी हो सकता है कोई बहुत बड़ी माशाल्लाह मल्टीनेशनल कंपनी है, उसमें ये सारी चीजें हो रही हैं, तो वो इन सारी चीजों को देखेगा। नंबर 1, परचेजिंग में आपने कुछ चीजों का ख्याल रखना है, रिसीविंग में, स्टोरिंग में, प्रिपेयरिंग में, कुकिंग में, सर्विंग, होल्डिंग, कूलिंग, रीहीटिंग, ये सारी वो जगहें हैं जहां पे फूड सेफ्टी ब्रीच हो सकती है, कंटेमिनेशन ब्रीच हो सकती है, तो उसका हमें ख्याल रखना है। अच्छा जी। तो आई गेस 11:05 हो रहे हैं। मैं इंशाल्लाह लिंक दोबारा शेयर कर दूंगा कम्युनिटी में, और हम एक ब्रेक ले लेते हैं। तो आप लोगों को 5 मिनट का ब्रेक, ठीक है जी। सो विल बी कंटिन्यूइंग इंशाल्लाह, और आई होप आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी होगी, और विद दैट सेड विल बी ज्वाइनिंग इंशाल्लाह, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम इंशाल्लाह अपने सेशन का आगाज़ कर रहे हैं, रिज्यूम कर रहे हैं बेसिकली, एंड आई होप आप लोग फ्रेश हो गए होंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप सब लोगों से गुजारिश है, प्लीज़ अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। सो उसके बाद आप एलिजिबल होंगे सर्टिफिकेट के लिए, तो दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। लेट्स बिगिन। हमने पढ़ा था भाई, हमारे कुछ जो हैं वो प्रोटोकॉल्स हैं बेसिकली, जिनका हमने ख्याल रखना है, मतलब कुछ क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमने कुछ प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखना है। परचेजिंग, रिसीविंग, स्टोरिंग, प्रिपेयरिंग, इन सब चीज़ों का हम इंशाल्लाह आगे डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ करनी है उसकी एग्जाम्पल के साथ। अच्छा भाई, अब आप एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है जी। अब आपने कुछ चीज़ें रॉ मटेरियल को परचेज करना है। जब आप रॉ मटेरियल परचेज करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले नंबर 1 काम, क्या आपका काम आपने करना क्या है, वो है कि आपने अपने सप्लायर्स को एवेल्युएट करना है। एग्जाम्पल देता हूँ, कोई एक रेस्टोरेंट है लाहौर में, ठीक है। उसने 3 मीट वेंडर्स, यानी 3 गोश्त वाली दुकानों का वेंडर्स का उन्होंने जायजा लिया, उनसे बातचीत की, उनसे मिले, उनसे डिस्कशन की, और सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट है उसको साइन करने से पहले उन्होंने देखा कि भाई, उन्होंने वो वाला चूज किया कि जो लैब टेस्टेड हलाल बीफ दे रहा है, और उनके स्लॉटर हाउस में
हाइजीन का खास ख्याल रखा जा रहा है। तो आपने अपने सप्लायर्स को इवेल्युएट किया, इवेल्युएट करने के बाद आपने फिर उनको चूज किया, नंबर वन। नंबर टू, कंप्लायंस विद द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स सच एज हैसप, आईएसओ 22000 एक्सेट्रा। अच्छा जी। इसकी एग्जांपल अगर हम देख लें, कंप्लायंस वैसे ये तो मतलब क्लियर ही है, लेकिन अगर हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, वो ये है कि एक बेकरी की चेन है, उसको फ्लावर चाहिए, ठीक है, उसको मैदा आटा ये सब चीजें चाहिए, उसने वो वाला सप्लायर चूज किया जो आईएसओ 22001 सर्टिफाइड था बिफोर कंटिन्यूइंग द लॉन्ग टर्म बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है। तो आप उन लोगों को लें जो ये सर्टिफिकेशंस रखते हो, तो ये जो ये सर्टिफिकेशन रख रहा है उसका ऑडिट होना है। जब वो ऑडिट होता है इसका मतलब वो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को, क्वालिटी के मयारात को उसका ख्याल रख रहा है, उसको मद्देनजर रख के काम कर रहा है। तो एक सेफ्टी, एक ट्रस्ट जो है वो डेवलप हो जाता है। तो उन लोगों को चूज करें जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लाई कर रहे हो। इसके अलावा एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग जो है वो बहुत जरूरी है। जैसे अगर आप समझ लें, एक एग्जांपल देता हूँ, एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल का किचन है, ठीक है। अब जो प्रोक्यूरमेंट ऑफिसर है उधर का, उसको हमने ऐसा ट्रेन कर दिया। अब वो चूंकि वो कॉमर्स वगैरह और सप्लाई चेन के बैकग्राउंड का है, हम फूड साइंस वालों ने जाके उसको ऐसा ट्रेन कर दिया, फूड सेफ्टी वालों ने, कि जब भी कोई प्रोडक्ट आता है, जब भी कोई चीज सप्लाई होके आती है, तो वो उस सप्लायर के रिकॉर्ड्स को चेक करता है, उस प्रोडक्ट के टेम्परेचर को चेक करता है, ठीक है जी, सब चीजों को चेक करता है, उसके बाद उसको आने देता है। ठीक है। तो एम्प्लॉयज को ट्रेन करना बहुत जरूरी है। इसके बाद सेफ सैनिटरी पैकेजिंग, मतलब अगर एग्जांपल दूं इसकी, कोई पोल्ट्री सप्लायर है, ठीक है, चिकन सप्लाई कर रहा है, डबल सील्ड पैकेजिंग है उसकी, लीक प्रूफ प्लास्टिक पैकेजिंग है, और अंदर से भी क्लीन है, और क्रेट्स वगैरह भी क्लीन है, कोई ड्रिपिंग नहीं है, कोई एक्सपोजर नहीं है, ठीक है, डबल सील्ड है, लीक प्रूफ है, अच्छे से पैक हुआ हुआ है, इस फूड ग्रेड पैकेजिंग, फूड ग्रेड मटेरियल को यूज किया है। तो ये होती है सेफ सैनिटरी पैकेजिंग। इसके अलावा डिलीवरी ड्यूरिंग स्लो टाइम्स, यानी कोई केटरिंग कंपनी एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, उसने अपनी सारी डिलीवरीज जो है ना, जो भी उसने जगहों पे पहुंचानी है, उसको 7 बजे सुबह से पहले स्केड्यूल कर लिया। नॉर्मल काम की टाइमिंग होते हैं 9 to 5, उन्होंने 7 बजे या 7 बजे से पहले अपना सामान जाके डिलीवर करना है। क्यों? इससे फायदा ये होगा, जो किचन का स्टाफ है वो आराम से, उसको टाइम मिल जाएगा कि वो प्रॉपर चेकिंग कर सके। स्लो टाइमिंग्स में अगर आप चीज भिजाएंगे, तो फायदा ये है कि प्रॉपर चेकिंग हो सकती है, बनस्बत ये कि अगर आप ऐसे टाइम पे भिजा रहे हैं जब बहुत हैसल है, जब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हर कोई मतलब बहुत रश का पीक आवर्स में जाके आपने अपना खाना जो है वो मतलब जो भी चीजें नहीं सप्लाई कर दी, और वो प्रॉपर चेकिंग से नहीं गुजरी, खुदा ना खासा उसमें कोई कंटेमिनेशन हुई, कोई सैल्मोनेला हुआ, कोई लिस्टीरिया हुआ, तो वो क्या करेगा, वो नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा, वो अपने खाने में यूज करेंगे, उसके बाद फूड सेफ्टी ब्रीच हो जाएगी। जब वो ब्रीच होगी, लोग बीमार होंगे, जैसे हमने पहले बड़ा हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, 10 मसले। तो स्लोअर टाइमिंग्स में डिलीवरी करनी चाहिए। इसके अलावा जो सप्लायर की फैसिलिटी है उसको विजिट करना चाहिए, खास तौर से जो मीट है, पोल्ट्री, फिश, इन सब चीजों को। अब इसकी एग्जाम्पल है, कोई होटल है, उसका कोई शेफ है, उसने कराची में फिशरीज का जाके विजिट किया, उसको इंस्पेक्शन की कि भाई वो आइस स्टोरेज है किस तरह से कर रहे हैं, ब्लास्ट फ्रीजिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जो चीज वो पकड़ लेते हैं मछलियां वगैरह जो कैच कर रहे हैं उसको किस तरह से हैंडल करते हैं, सैनिटाइजेशन कंडीशंस क्या हैं, ठीक है, इन सब पैरामीटर्स को देखता है, उसके बाद सी फूड को बाय कर रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें टेम्परेचर कंट्रोल डिलीवरी, यानी इसकी एग्जांपल ये है कि मिल्क है, क्रीम है, ठीक है, उसको रेफ्रिजरेटेड वैन्स में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है थर्मोमीटर्स के साथ, और अगर जो रिसीविंग स्टाफ है उसने देख लिया कि भाई टेम्परेचर जो है वो डेंजर जोन में है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव है, तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है जी। इसी तरह ऑर्डर अकॉर्डिंग टू शेल्फ लाइफ, यानी एग्जाम्पल इसकी इस तरह से आप देख लें कि कोई रेस्टोरेंट है, ठीक है, वो वेजिटेबल्स, हर्ब्स वगैरह ट्वाइस अ वीक ऑर्डर करता है इंस्टेड ऑफ बल्क बाइंग। एक ही दफा में बहुत सारा बाय नहीं कर रहा, लेकिन कम कम बाय कर रहा है ट्वाइस अ वीक। उससे फायदा क्या होगा? स्पॉइलेज से बच जाएगा, वेस्ट से बच जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमें फायदा होगा। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं, इसको हम सीसीपी के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं परचेजिंग में। और मैं फिर बता दूं, जो हमने पहले पिछली स्लाइड में पॉइंटर्स देखे थे, ये जरूरी नहीं है कि हर इंडस्ट्री में सारे अप्लाई हो रहे हों, किसी में सब होंगे, किसी में कुछ होंगे। तो जो जो पॉइंट्स उनकी इंडस्ट्री से रेलिवेंट है वो वहां पे अप्लाई होंगे। इसके बाद अगर हम आ जाते हैं रिसीविंग, ठीक है। अब रिसीविंग में आपने सप्लाईज की रसीद देखनी है, जब आप वो
देख रहे होगे तो फिर आपने स्पॉइलेज वगैरह देखनी कि कहीं डिस्कलरेशन तो नहीं है, कहीं स्मेल तो नहीं है, पैकेजिंग इश्यूज तो नहीं है, मतलब जो कैंस वगैरह हैं वो सॉलिड है या मतलब फूले हुए हैं कहीं से, या रस्टेड है, या वेट स्नैक्स हैं। ठीक है, अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, कोई स्टाफ मेंबर है, ठीक है, उसके पास एक बॉक्स ऑफ टोमेटो या क्रेट ऑफ टोमेटो आया जिसमें विजिबल था कि मोल्ड्स उसमें मौजूद है, और वो सॉगी पैकेजिंग है, गीली टाइप पैकेजिंग है, ठीक है, और मॉर्निंग डिलीवरी थी वो सुबह सुबह की, तो उस टाइम उसने देख लिया, उसको उसने रिजेक्ट कर दिया। इस तरीके से विजिलेंट रहना। इसी तरह ऑफ पीक डिलीवरी, मतलब इसमें भी वही बात है कि आप अवॉइड कस्टमर रश एंड इंश्योर प्रॉपर इंस्पेक्शन, यानी सुबह के टाइमिंग में 6 से 8 के टाइमिंग में आप सुपर मार्केट्स में जाओ या जहाँ भी आपने जाके डिलीवरी करनी है तो आप वहां जाके करें। इसके अलावा प्लान अहेड फॉर प्रॉपर स्टोरेज। इसकी क्या एग्जांपल बनेगी भाई? अब जैसे कोई एग्जांपल ले लें, कोई शादी का इवेंट है, ठीक है, वहां पे केटरर ने जाके बैंक्वेट में देख लिया भाई, और अपने पास भी देख लिया कि उसके पास कुछ शेल्व्स हैं वहां पे पहले से चीजें रखी हुई हैं, तो उसको वो क्लीन करना है, वो हटाना है, स्पेस बनानी है ताकि बल्क मीट की डिलीवरी हो सके। मतलब आपकी जो लॉजिस्टिक्स है उसमें भी इतनी जगह होनी चाहिए, प्लस जिस बैंक्वेट में आपने शादी के लिए वहां पे जाके खाना वगैरह जो भी चीज़ है, मीट का आइटम जो भी है, डिलीवर करना है, तो वो आप डिलीवर कर सकें, उसकी जगह हो। ठीक है, स्टोरेज को आपने पहले से प्लान करना है। इसके अलावा प्रॉम्प्ट ट्रांसफर टू स्टोरेज, यानी जैसे इसकी एग्जांपल अगर हम देख लें कि आइसक्रीम है, आइसक्रीम कार्टन है, मेल्ट हो जाएगी ना, तो उसको फौरन जैसे ही उसका टेम्परेचर चेक कर लिया कि भाई वो बिलो 18 डिग्री सेंटीग्रेड है, फौरन से उसको ट्रांसफर कर देना है फ्रीजर में इमीडिएटली। ठीक है, इसी तरह क्लीन ट्रांसपोर्ट कार्ड्स, ये तो मतलब विजिबली है। इसकी एग्जांपल अगर इस तरह से देख लें, स्टाफ है, कोई ट्रॉलीज वगैरह यूज करता है और सब चीजें यूज करता है, उसको वो सैनिटाइज कर रहा है, डिसइंफेक्ट कर रहा है, तो वो अच्छा हो जाएगा काम। इसी तरह जो डेट आइटम्स अपॉन रिसेप्ट है, यानी उसमें जो भी यूज बाय डेट्स हैं, अराइवल अराइवल बाय डेट्स हैं, उसको लिखा जाए, खास तौर से पेरिशेबल आइटम्स के लिए। इसकी एग्जांपल ऐसी है कि कोई किचन स्टाफ है, उसने डेट लिख दी भाई 9 अप्रैल 2025, परमानेंट मार्कर से, एक स्पिनिच थी या कुछ गाजर मूली जो भी आइटम था, उसमें कोई पैकेजिंग ना पैक हुआ हुआ आया था, उसको अनपैक करने से पहले उसने उस पर डेट वगैरह लिख दी कि भाई ये इस वक्त आया था और इसको इस तरह से यूज करना है। ठीक है जी, और उसके बाद उसने उसको अनपैक किया है, उसको रिंस वगैरह किया, उसको यूज किया है। इसके अलावा रिमूव द डर्टी एक्सटर्नल पैकेजिंग, बेसिकली कैरेट्स वगैरह जो हैं, ये सब सैक्स में आते हैं ना, यानी बोरियों में आते हैं, थैलों में आते हैं, तो उनको खास तौर से उनको धोना, उनको साफ करना तो बहुत जरूरी है। कैरेट्स हो गए, पोटैटोज हो गए, इन सबको क्योंकि ये मड स्टेन्ड होते हैं, तो इनको स्टोर करना, सैनिटाइज करना और क्लीन प्लास्टिक बिन्स में रखना बिफोर कि आप इसको कहीं ड्राई स्टोरेज में प्लेस करें। ठीक है जी, आप लोग कुछ मैसेज आए हुए हैं, देख लेते हैं। जी, जो अटेंडेंस फॉर्म है बस एक ही दफा फिल करना है। ठीक है जी। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब ये देखें, जैसे कैन स्टोरेज है, प्रॉपर है, साफ है। इसी तरह जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है, एक्सपायरी डेट है, लॉट नंबर है, ये सब प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए। और जो ये मीट की पिक्चर ये डिपिक्ट कर रही है कि जब आप इसको ओपन एयर में रखेंगे तो ये खराब होगा, तो इसको प्रॉपर स्टोरेज इमीडिएटली करनी है इसकी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं हमारे स्टोरेज में, और इस स्टोरेज में हम बेसिकली तीन एस्पेक्ट्स देखेंगे: ड्राई स्टोरेज, कूल स्टोरेज, और एक और जो होती है हमारी, वो होती है फ्रीजर स्टोरेज। ठीक है जी। तो ड्राई स्टोरेज में, जैसे अगर हम पॉइंट नंबर 1 देख लें कि भाई क्लीन रखें, ऑर्डरली उसको रखें, और फ्लोर से एलिवेटेड रखें, 15 सेंटीमीटर कम से कम एलिवेटेड रखें, 6 इंचेस उसको एलिवेटेड रखें। एग्जाम्पल है, कोई फ्लावर है, शुगर है, राइस है, ठीक है, उसको आपने फूड ग्रेड बिन्स में रखा है, मेटल शेल्व्स में रख दिया है, और वो मेटल शेल्व्स कम से कम 6 इंच अबव होने चाहिए ग्राउंड से, नंबर 1। नंबर 2, स्टोरेज के वक्त आपने क्या ख्याल रखना है कि वेंटिलेशन प्रॉपर हो, 10 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और वो वेंटिलेशन किस तरह से हो सकती है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं किसी स्टोर रूम की, उसमें एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, थर्मोमीटर थर्मोमीटर लगा हुआ है, डी लगा हुआ है, तो ये सब चीजें जो है, ये इक्विपमेंट हमें क्या हेल्प कर रहे हैं ताकि हम प्रिवेंट कर सकें टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी स्पाइक्स को, खास तौर से समर्स के टाइम पे। ठीक है जी, तो वेंटिलेशन का खास ख्याल रखा जाए। इसी तरह फीफो सिस्टम, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी अ, जो जो भी चीज हमारी पहले आई है उसको पहले निकालना है और बाद वाली चीज को बाद में निकालना है। क्यों? क्योंकि जो हमारी शेल्फ लाइफ है, जो खराब होने की और इस तरह से, तो उस लिहाज को उसको मद्देनजर रखना है। समझ लें कोई चीज है हमारे पास, वो
परसों आई हुई है तो उसको मुझे आज सेल करना है, ठीक है, वरना उसकी शेल्फ लाइफ कंज्यूमर तक जाते जाते कम हो जाएगी। और जो चीज मेरे पास आज आई है, ऐसा नहीं है कि मैं उसको आज ही बेच दूंगा, उसको मैं कल पे लेके जाऊंगा या परसों पे लेके जाऊंगा, ताकि उसकी शेल्फ लाइफ रिलेटिवली रिस्पेक्टिवली कंज्यूमर तक पहुंचने के, जब तक वो कंज्यूमर के पास पहुंच रही है तो उसके पास उतना टाइम हो कि वो उसको इस्तेमाल कर सके, उसको कंज्यूम कर सके। एग्जाम्पल है, कोई शेल्फ स्टॉकर है, उस वो रोटेट करता रहता है ऑयल कंटेनर्स को, ठीक है। तो जो पुराने वाले हैं जो पीछे रखे हुए तो उसको आगे ले जाएगा, और जो आगे वाले उनको पीछे ले जाएगा, इस तरीके से। इसी तरह जो इसी तरह हमारी जो डेट पैकेजिंग है, यानी जो भी हमारा कंटेनर है उस पर रिसीव्ड बाय डेट्स होनी चाहिए, बेस्ट बिफोर की डेट्स होनी चाहिए, ठीक है जी। और ये सब चीजें लिखी होनी चाहिए। और इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि हमारी रोटेशन में हेल्प होगी। इसी तरह कहीं पे अगर कहीं पे हमने ड्राई स्टोरेज की है, कहीं पे हमने कोई चीज रखी है, अगर कोई चीज स्पिल हो जाती है, जैसे अगर हम एग्जांपल लें, कोई स्टाफ मेंबर है कोई चीज रख रहा था, तो वो रखते रखते उससे कोई सिरप था वो लीक हो गया, तो इमिजिएटली उसको वाइप कर देना है, उसको सैनिटाइज कर देना है, ताकि चूंटियां वगैरह ना आए और स्टिकी मेस वगैरह जो है वो ना हो। इसी तरह सेपरेट रखना है अपने क्लीनिंग प्रोडक्ट्स को, जैसे मॉप है, ब्लीच है, डिटर्जेंट है, इन सबको एक डेजिग्नेटेड क्लोजेट में अलग रखना है फ्रॉम ड्राई फ्रूट या ड्राई फूड रैक्स। इसी तरह पेस्ट कंट्रोल, ठीक है, मंथली पेस्ट कंट्रोल लॉग्स जो है उसको मेंटेन रखा जाए, इंस्पेक्शन कराई जाए, आईपीएम कराई जाए, रैट के ट्रैप्स वगैरह उस सब चीजों को जो है वो प्रॉपरली ऐसे रखा जाए कि हमारा खाना वगैरह जो है वो खराब ना हो। ओके जी। यस, लेट्स कंटिन्यू करते हैं। पेस्ट कंट्रोल आपने कर लिया, ठीक है जी। उसके बाद लास्ट है वही ह्यूमिडिटी चेक्स, आपने जो है उसको उसका ख्याल रखना है। अच्छा जी। अब स्टोरेज में जैसे मैंने बात की थी कि तीन तरीके से हम देखेंगे। नंबर वन आपका ड्राइंग था, मतलब ड्राई स्टोरेज। उसके बाद हम रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज में आ गए। बेसिकली इसकी जो टिपिकल रेंज होती है वो 39 फ़ारेनहाइट ना, मतलब उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो बनता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 5 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज होती है। और इसका रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज का पर्पस क्या होता है कि वो बैक्टीरियल ग्रोथ को स्लो डाउन कर देता है, और खास तौर से ये पेरिशेबल आइटम्स के लिए यूज होता है, और ताकि वो उस पेरिशेबल आइटम को फ्रेश रख सके फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। सूटेबल ज्यादातर ये होता है कि आपके जो भी फ्रेश प्रोड्यूस है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, मीट है, इन सब चीजों के लिए रेफ्रिजरेशन यूज होती है, ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। उसमें बेसिकली यही बात हो रही है कि आपने 5 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम रखना है और उसको मॉनिटर करना है। किस तरीके से हो सकता है, आप डिजिटल थर्मामीटर रख लें, ठीक है, उससे ये काम हो सकता है। इसी तरीके से आप मेटल शेल्फ्स के ऊपर चीजों को रखेंगे, परफोरेटेड रखेंगे, ताकि कूल एयर जो है वो आराम से हर जगह सर्कुलेट कर सके। ऐसा नहीं कि जहाँ पे वो मतलब फ्रीजर है या वो जो स्टोर रूम्स हैं रेफ्रिजरेटेड, वहां पे आपने बिल्कुल जो कंडीशनर है उसके आगे रख दिया तो वो ब्लॉक हो जाएगी ना। इस तरह से रखना है कि वो एयर भी फ्लो कर सके और एक्सेसिव लोड भी ना हो। इसी तरह जो रॉ फूड है वो आपने बॉटम में रखना है, मतलब बिल्कुल नीचे। कहीं ऐसा ना हो कि जो रॉ फूड है उसकी कुछ ड्रिपिंग्स हो, ठीक है, क्योंकि अगर रॉ फूड है और कुक फूड है, दोनों चीजें आपने रखनी है अपने रेफ्रिजरेटर में। इस तरह से आप रखेंगे कि आप जो रॉ फूड है उसको नीचे रखेंगे, और जो आपका कुक्ड फूड है उसको ऊपर रखेंगे। उसका फायदा ये है कि अगर कहीं खुदा ना खास्ता रॉ फूड से हमारी कोई ड्रिपिंग्स वगैरह होती हैं, उससे फायदा ये होगा कि क्रॉस कंटेमिनेशन नहीं होगी, हमारा खाना जो है वो बच जाएगा। वेयर एल्स अगर आप इसका उलट करेंगे, रॉ फूड आपने ऊपर रख दिया और कुक फूड नीचे, तो कुक फूड के खराब होने के, कंटेमिनेट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा प्रॉपरली आपने जो है वो अपने जो कंटेनर्स हैं उनमें लिड वगैरह लगा के रखनी है। जो आपका प्रोडक्ट है, जो फूड है, उसको रैप करके रखना है, डेट के साथ लेबल करना है, ओपन ट्रेज नहीं रखनी है, ठीक है। और इस तरीके से आप रेफ्रिजरेशन में उसको अपने खाने को रख सकते हैं। फ्रीजर। अच्छा, अब फ्रीजर की रेंज बेसिकली होती है
-18 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका पर्पस क्या होता है कि ये रोक देता है। रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज क्या कर रही थी, स्लो डाउन कर रही थी। फ्रीजर क्या कर रहा है, स्टॉप कर रहा है। मतलब होल्ड्स दी बैक्टीरियल ग्रोथ एंड प्रिजर्व द फूड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। वो शॉर्ट टर्म के लिए था, ये लॉन्ग टर्म के लिए। इसमें फ्रोजन मीट्स वगैरह आ जाएंगे, सी फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और इस तरह की चीजें आ जाएंगी। इसमें भी मतलब आपने मॉइस्चर प्रूफ पैकेजिंग का ख्याल रखना है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कोई मटन है, ठीक है, मटन का पीस है, उसको हमने वैक्यूम सील्ड थिक प्लास्टिक पैकेजिंग में रैप कर दिया, उसके बाद आपने उसको फ्रीजिंग में रख दिया, उसके बाद में उसको फ्रीज में रख दिया। उससे फायदा क्या होगा कि फ्रीज बर्न नहीं होगा आपका खाना। और टेम्परेचर रेंज मैंने आपको बता दी ऑलरेडी। इसके अलावा अवॉइड फ्रीक्वेंट एक्सेस, यानी स्टाफ को ट्रेन किया जाए कि वो जो भी आइटम एक रेसिपी को बनाने के लिए एक वक्त में जरूरी है, उसको एक ही दफा में एट वंस उसको निकाल ले, बार बार फ्रीजर को खोला ना जाए। ठीक है। खास तौर से अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन हो सकता है, टेम्परेचर भी मतलब बाहर गर्मी है और प्लस माइनस हो रहा है, तो जो अफादियत है ना उसकी वो खो जाएगी। तो कोशिश करें कम से कम ओपनिंग हो उसकी, और फ्रीक्वेंट एक्सेस से अवॉइड किया जाए। इसी तरह आप जो आपके बैचेस हैं उसको स्प्लिट करें इनटू स्मॉलर वंस। उससे फायदा ये होगा कि आप जल्दी जल्दी उसको फ्रीज कर सकते हैं, और मैनेजमेंट में भी वो ज्यादा करामद रहेगा। ठीक है, ज्यादा करामद रहेगा यानी आपको ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अच्छा जी, अब अगर आप प्रेपरेशन और हैंडलिंग करें, बेसिकली क्रॉस कंटेमिनेशन की यहाँ पे बात आ रही है। क्रॉस कंटेमिनेशन इज दी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ फूड पॉइजनिंग। ठीक है। क्रॉस कंटेमिनेशन बेसिकली क्या होती है, किसी भी दूसरी सरफेस से आपने फूड में अपने कोई फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल, किसी भी तरीके की कंटेमिनेशन कॉज करती है क्रॉस कंटेमिनेशन। ज्यादातर रॉ फूड से भी, आपके कुक फूड में हो सकती है, किसी सरफेस से आपने, मतलब किसी सरफेस से आपका कुछ भी चीज जो है वो गिर गई तो क्रॉस कंटेमिनेशन हो सकती है। आपके हाथ आपने वॉश नहीं किए थे, सैनिटाइज नहीं किए थे, उससे हो सकती है। किसी इक्विपमेंट में एलर्जेंस अगर पहले से मौजूद थे, किसी कन्वेयर बेल्ट पे अभी पीनट बिस्किट्स गुजरे हैं, उसके बाद आपने उसी कन्वेयर पे बगैर सफाई वफाई के आपने उस पे लेमन सैंडविच के बिस्किट्स गुजार दिए। ऐसा हो सकता है ना कि उसमें पीनट्स के ट्रेसेस हों। अब उसमें पीनट्स के ट्रेसेस होंगे तो अब जो एलर्जेंस वाला है शख्स, वो खाता है लेमन सैंडविच इसलिए क्योंकि उसको पीनट से एलर्जी है। अब उसने खाया तो वो लेमन सैंडविच, लेकिन उसको एलर्जी हो गई, तो ये मसला हो सकता है, इससे आपने बचना है। अच्छा जी, अब क्रॉस कंटेमिनेशन को किस तरीके से हम बचा सकते हैं, इसको प्रिवेंट किस तरह कर सकते हैं, इसको मैं बेसिकली 7 स्फेयर्स में डिवाइड करूंगा। नंबर 1 है पर्सनल हाइजीन। हाथ वॉश प्रॉपर करने, ठीक है, 20 सेकेंड्स और अच्छी तरीके से करने, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर फूड हैंडलिंग। नंबर 2, क्लीन यूनिफॉर्म, क्लीन एप्रन्स का इस्तेमाल करना है। नंबर 3, ग्लव्स अप्रोप्रिएटली यूज करने हैं। नेल्स को शॉर्ट रखना है, क्लीन रखना है। फेस को हाथ नहीं लगाना बार बार, मतलब कोशिश करें ना लगाएं हाथ। बाल वाल मतलब हेयर नेट वगैरह का इस्तेमाल करें। फोन वगैरह को हाथ ना लगाएं जब आप खाना वगैरह प्रिपेयर करें। तो ये हो गया मेरा पहला स्पेयर। अगर आप क्रॉस कंटेमिनेशन से बचना चाह रहे हैं, सबसे पहला काम है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखा जाए। नंबर 2 स्पेयर, वो है इक्विपमेंट एंड यूटेंसिल्स। कलर कोडेड इक्विपमेंट्स यूज करें, कलर कोडेड कटिंग बोर्ड यूज करें। क्यों? जैसे मतलब अगर आप रॉ मीट के लिए कोई चीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी अलग कलर कोडिंग हो। रेड ले लें फॉर इंस्टेंस। जो वेजिटेबल्स हैं उसकी अलग कलर कोडिंग हो। ऐसा ना हो कि कोई एक चीज अगर खराब है उसकी दूसरी चीज में वो बैक्टीरिया ट्रांसफर हो जाए, उससे बचना है। इसी तरह टूल्स और सरफेसेस को हर यूज के बाद सैनिटाइज करना है। सेपरेट इक्विपमेंट यूज करना है फॉर रॉ एंड कुक्ड फूड। और कोई आपका पुराना हो गया है, कोई डैमेज यूटेंसिल्स हैं तो उसको रिप्लेस करना है। ये हो गया हमारा सेकेंड स्फेयर। अब आ जाता है हमारा थर्ड स्फेयर, वो क्या है, फूड स्टोरेज। जो आपका रॉ मीट है, पोल्ट्री है, जो रेडी टू ईट फूड है, उसको फ्रिज में स्टोर करना है, फ्रीजर में स्टोर स्टोर करना है। सील्ड पैकेजिंग, लेबल्ड कंटेनर्स को यूज करना है। फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल, उसको यूज करना है। प्रॉपर स्टोरेज टेम्परेचर्स को मेंटेन रखना है। इन चीजों का हमने ख्याल रखना है। ये हो गया हमारा थर्ड स्फेयर। अब हम आ जाते हैं अपने फोर्थ स्फेयर में, वो क्या है, फूड प्रिपरेशन। जो रॉ फूड की प्रिपरेशन होगी और जो कुक फूड की प्रिपरेशन होगी वो सेपरेट होगी, अलग अलग। ठीक है। और आपने जो अपनी वर्क सरफेसेज हैं बिटवीन द टास्क, उसको क्लीन करना है, सैनिटाइज रखना है। ठीक है। और अवॉइड रीयूजिंग दी मैरिनेड्स और सॉसेस यूज्ड ऑन दी रॉ फूड्स।
यानी कोई रॉ फूड पे आपने मैरिनेट या कोई सॉस वगैरह आपने यूज किया मैरिनेट करने के लिए, अब वो ज्यादा लग गया, अब वो बच गया है, आपने कहा चलो भाई अब इसको हम जो है वो जाया नहीं होने देंगे, रॉ फूड से थोड़ा सा उठा ले, ऐसे कभी कभी ना ब्रेड पे आप चॉकलेट स्प्रेड लगा रहे हैं वो ज्यादा लग जाता है, उसी से आपने थोड़ा सा उठाया और वापसी डाल दिया। वो काम नहीं करना चाहिए क्योंकि उस पर पोटेंशियल है कि ये रिस्क है, ठीक है, तो उससे आपने बचना है फूड प्रिपरेशन में। प्लस अवॉइड, ये चीज तो अवॉइड करनी है, इसके अलावा सेपरेट नाइव्स और कटिंग बोर्ड्स ये सब चीजें यूज करनी है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। इसके लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, कलर कोडिंग यूज कर लें, आसानी होगी। तो फूड प्रिपरेशन था हमारा फोर्थ स्पेयर। अब फिफ्थ स्पेयर, अब ये क्योंकि पॉइंटर्स तो जो हमारी पीपीडीएस में बहुत सारे थे, अगर हम इसको जैसे मैंने चाहा कि अगर इसको हम क्लासिफाई करने हैं स्फेयर्स में तो समझना आसान होगा। अब जो फिफ्थ एस्पेक्ट हमारा वो है हैंडलिंग दी एलर्जेंस। तो क्रॉस कंटेमिनेशन से बचना है तो एलर्जेंस को भी आपने बचाना होगा, उसको भी क्लीन करना होगा। तो जो इक्विपमेंट है उसको बिटवीन द यूजेस आपने थॉरली क्लीन करना है, एलर्जेंस वाली चीजों को सेपरेटली स्टोर करना है, उसको लेबल करना है, और स्टाफ की ट्रेनिंग लाजमी है ऑन एलर्जन मैनेजमेंट। एलर्जन मैनेजमेंट पाकिस्तान इंडिया और हमारे सब कॉन्टिनेंट में तो कम है, लेकिन यूरोप की साइड पे ये बहुत बड़ा इशू है, तो इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर हम सिक्स सिक्स स्फेयर देखें, वो है क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन। क्लीन द स्पिल्स इमीडिएटली, ठीक है, स्पिल जो भी हो जाए तो उसको इमीडिएटली केटर करना है, उसको साफ करना है, नंबर वन। नंबर टू, स्केजुअल ट्रेनिंग रूटीन्स होनी चाहिए। नंबर थ्री, अप्रोप्रिएट सैनिटाइजर, यानी प्रॉपर सैनिटाइजर्स को यूज करना है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन को भी चेक करना है। ऐसा ना हो कि आपका स्टाफ सैनिटाइजर में पानी मिला के उसको लंबा कर दे और वो अपनी अफादियत और कॉन्सेंट्रेशन खो बैठे, उसका भी ख्याल करना है। नंबर सेवेंथ एंड द लास्ट स्फेयर, हाउ टू प्रिवेंट क्रॉस कंटेमिनेशन, वो है स्टाफ ट्रेनिंग। रेगुलर फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग कराई जाए उनको, ठीक है जी, और एसओपीज को क्लियरली उनको बताया जाए कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या हैं, आसान अल्फाजों में उनको एक्सप्लेन करें, जार्गन्स को इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा एम्फेसाइज करें, एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिवेंटिंग क्रॉस कंटेमिनेशन या क्रॉस कॉन्टैक्ट। ये देखें कलर कोडेड, अगर आप बोर्ड यूज करें उसकी एग्जाम्पल ये है। अच्छा जी, अब आपने टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, यानी थॉइंग वगैरह जो तरीकाकार है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो जो यूनिवर्सिटीज की कैंटीन है, एक स्टडी थी उसने असेस किया कि भाई फूड सेफ्टी नॉलेज कितनी है हमारे यूनिवर्सिटी में जो फूड हैंडलर्स हैं उनकी। तो वहां पता चला 72.8% ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इनकरेक्टली थॉ करते थे फूड को, वो फूड को एट रूम टेम्परेचर थॉ कर दिया करते थे। अब उससे मसला क्या होता है कि जो आउटर लेयर ऑफ फूड है ना, वो डेंजर जोन में आ जाती है, और उससे क्या होगा कि ग्रोथ हो सकती है पैथोजेंस और बैक्टीरियाज की, ठीक है जी। तो सेफ थॉइंग मेथड्स क्या है जो एफडीए ने बताए? नंबर वन, कि जो रिकमेंडेड टेक्निक है वो तो ये है कि आप रेफ्रिजरेटर में थॉ करें, नंबर वन। नंबर टू, कोल्ड रनिंग वाटर में आप उसको थॉ करें, सील्ड बैग में अपना आइटम रख के कोल्ड रनिंग वाटर में उसको थॉ करें। नंबर थ्री, माइक्रोवेव में उसको थॉ करें इमीडिएटली अगर आपने उसको फिर कुक करना है। और अवॉइड क्या करना है? रूम टेम्परेचर थॉइंग से आपने अवॉइड करना है क्योंकि इसमें आपकी रैपिड बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है। और नंबर टू स्टेप आप क्या ले सकते हैं कि फूड सेफ्टी ट्रेनिंग में कैंटीन और रेस्टोरेंट स्टाफ को, बुचर्स को, मीट शॉप वर्कर्स को, केटरिंग बिजनेसेस को ट्रेनिंग्स दें। और इस ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स क्या क्या होने चाहिए कि सेफ थॉइंग प्रैक्टिसेस क्या है उसको इन डिटेल बताया जाए, प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट किया जाए, नंबर वन। नंबर टू, टेम्परेचर डेंजर जोन्स के बारे में बताया जाए। नंबर थ्री, क्रॉस कंटेमिनेशन प्रिवेंशन जो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया उसको बताया जाए इन डेप्थ। प्लस आप ये भी कर सकते हैं कि जो आपकी अथॉरिटीज हैं, जैसे पंजाब फूड अथॉरिटी है, सिंध फूड अथॉरिटी है, पीएसक्यूसीए है, उसके साथ पार्टनर करें और यूनिवर्सिटीज में जाएं। ये एक मिथ थी, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, अब अगर आप कुकिंग कर रहे हैं, कुकिंग में आपने किन किन एलिमेंट्स का ख्याल करना है कि इंटरनल टेम्परेचर जो है वो 75 डिग्री सेंटीग्रेड का है, उसको प्रॉपर मेंटेन करना है। प्रॉपरली आपने स्टेयर करते रहना है अपने पॉट्स को फ्रीक्वेंटली ताकि यूनिफॉर्मिटी हासिल हो। प्लस जो आपके फूड का साइज के पार्टिकल हैं उसकी थिकनेस और साइज को भी यूनिफॉर्म रखने की कोशिश करें। नहीं तो उसका ख्याल करें कि जो थिकेस्ट पार्ट है ना, क्या वो भी गल गया है, क्या वो भी प्रॉपरली कुक हो गया है या नहीं। कुकिंग में एक तो ये है ना कि हम अपना खाना रेडी कर रहे हैं एडेबल बनाने के लिए, दूसरा इसका फायदा ये होता है कि बैक्टीरियाज जो होते हैं, जो भी कंटेमिनेंट्स होते हैं, उसको हम किल कर सकते हैं, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, तो इसलिए भी इसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और हमेशा साफ सुथरे कुकिंग यूटेंसिल्स को यूज किया जाए। प्लस
जो भी खाना बन चुका है, प्रिपेयर्ड फूड को बेयर हैंड्स के साथ हाथ ना लगाया जाए। कोई भी आप जो है वो अपना यूज कर सकते हैं, यूटेंसिल, स्पून्स हो गए, फोक्स हो गए, लेकिन अपने हाथ से उसको टच ना करें। प्लस सर्विंग और होल्डिंग जब आपने करनी है तो फलसफा आसान है। कोई भी गर्म खाना है, कोई भी हॉट प्रोडक्ट है, उसको 60 डिग्री अबव रखना है। और जब आप उसको सर्व कर रहे हैं तो डेंजर जोन में अगर वो आ जाता है तो कोशिश करें 4 घंटे से अंदर अंदर वो कंज्यूम हो जाए। अगर नहीं होगा तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है। प्लस कोई अगर ठंडी चीज है तो उसको 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पे रेफ्रिजरेट करने की कोशिश की जाए। और अगर सर्व कर रहे हैं तो फिर से अगर वो डेंजर जोन में आ रहा है तो 4 घंटे से पहले पहले उसको कंज्यूम कर ले जाए। प्लस जो आपके टेम्परेचर है वो पीरियोडिकली आपने, पीरियोडिकली का मतलब होता है बार बार एक साइकिल आप बना लें, कोई स्केड्यूल बना लें, उसमें उसको चेक करते रहें। प्लस जो आपका ऑलरेडी फूड जो सर्विंग के लिए आउट हो चुका है उसमें अपना फ्रेश फूड ना डालें। ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि जो आपने ऑलरेडी आउट रखा है वो क्या पता उसमें कुछ कंटेमिनेशन हो गई हो, तो उससे आपने उसको बचाना है। अच्छा जी। प्लस अब सर्विंग एंड होल्डिंग, अब इसमें आपने ये देखना है कि भाई हैंड वॉशिंग, जो सबको पता है हैंड वॉशिंग 20 मिनट्स, वो 20 सेकेंड्स करनी है। प्लस लॉन्ग हैंडेड स्पून यूज करें। मतलब जो भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई दाल चावल का स्टॉल है तो कोई भाई है वो दाल निकाल लें, अब उनको चाहिए कि उनका उनका जो स्पून है ना वो उसका जो हाथ पकड़ने वाला मतलब जो हैंडल है वो इतना लंबा हो कि उनका अपना हाथ उस दाल में डिप ना हो। ठीक है, तो उसका ख्याल रखना है। प्लस जो भी आप कप्स प्लेट सर्व करेंगे उसके उन पार्ट्स को टच ना किया जाए जिनका डायरेक्ट कांटेक्ट होगा फूड से। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कोई चाय है, कोई चाय आप डिस्पोजेबल कप में दे रहे हैं तो उसको नीचे से पकड़ें या उसके हैंडल से पकड़ें। ऐसा ना करें कि आप उसको ऊपर से पकड़ें, क्या पता वो कोई पी रहा हो तो वो वहां से हो जाए, तो वो कंटेमिनेट हो सकता है। ठीक है जी। तो इस चीज का ख्याल रखना है। सो विद दैट सेड आई गेस हम एक और छोटा सा ब्रेक लेंगे एंड आई विल बी शेयरिंग द लिंक विद यू। तो आई होप यूल ज्वाइन अगेन। ठीक है जी। सो बस हमारी कुछ स्लाइड्स रह गई हैं, इंशाल्लाह वो हम कवर कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज मी आवर साइनिंग इन। आई एम रियली सॉरी, असल में वी फूड यूथ अकेडमी बीइंग अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वी कैन नॉट परचेज जूम प्रो, सो इसलिए हमें ब्रेक करना पड़ता है सेशंस। एक तो मुझे वैसे भी ब्रेक देना था, लेकिन अभी जो ब्रेक हुआ था वो इसीलिए हुआ था क्योंकि टाइम लिमिट खत्म हो गई थी। खैर, सो लेट्स बिगिन। आई होप यू ऑल विल बेयर विद अस। विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे भाई आपने फूड सर्व करना है और फूड होल्ड करना है। ये करने से पहले आपने अटेंडेंस लगानी है अपनी। ठीक है जी। नहीं, जिसने सेशन में पहले लगवा ली अटेंडेंस तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लगाई है तो अब लगवा लें। ठीक है। अच्छा जी। सर्विंग और होल्डिंग। अब जैसे मैं बात कर रहा था कि हाथ वॉश करने, ठीक है,
और एग्जाम्पल मैं दे रहा था कि कोई यूनिवर्सिटी कैंटीन है, उसका कुछ स्टाफ मेंबर है, अब उनको चाहिए कि वो हैंड सैनिटाइज करें या फिर सोप के साथ हाथ धोएं 20 सेकेंड्स बिफोर पुटिंग देयर ग्लव्स ऑन। ठीक है। इसके अलावा लॉन्ग लेडेड स्पून यूज करें, इसकी भी बात आ गई थी। प्लस कप्स और प्लेट्स वाले पॉइंट, पॉइंट नंबर 3 की भी बात आ गई थी। पॉइंट नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है? वो ये कह रहे हैं कि कवर द कट्स विद बैंडेजेस एंड वेयर ग्लव्स। एग्जाम्पल इसकी अगर मैं दूं, तो कोई कुक है, ठीक है, विद अ माइनर नाइफ कट ऑन देयर फिंगर, तो उसको क्या चाहिए भाई को? उसको चाहिए कि वो वाटर प्रूफ बैंडेज अप्लाई करे और फिर उसके बाद डिस्पोजेबल ग्लव उसके ऊपर पहने बिफोर कंटिन्यूइंग टू स्लाइस द वेजिटेबल्स अगेन। ठीक है जी। नंबर 5, चेंज द ग्लव्स आफ्टर कॉन्टैक्ट विद द कंटेमिनेटेड सर्फेस। अब एग्जाम्पल है, कोई फास्ट फूड की चेन है, वहां पे कोई इंप्लॉई है, वो टच कर रहा है कोई गार्बेज बिन को, क्यों? क्योंकि वो डिस्पोज कर रहा था पैकेजिंग और उसका हाथ लग गया। तब उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो रिमूव करे अपने और रिप्लेस करे अपने ग्लव्स को बिफोर हैंडलिंग द बर्गर बंस अगेन। ठीक है जी, तो ये जिम्मेदारी है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 6 है स्नीज गार्ड्स। बेसिकली होटल बुफेट्स पे आपने देखा होगा, जो सैलड्स वगैरह होती हैं उसके ऊपर एक एक्रेलिक सा एक कर्व सा बना होता है, और वो बेसिकली होता है आपके और उस खाने के दरमियान एक बैरियर, ताकि आप उसमें डायरेक्टली उसके अंदर ब्रीथ ना कर सकें और ना आप उसमें स्नीज कर सकें। तो ये हमारी फूड ट्रेस को गार्ड करने के लिए होता है। पॉइंट नंबर 7, क्रॉस कंटेमिनेशन को अवॉइड किया जाए। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं इस पे, कि रॉ और कुक फूड को हटाने की, बचाने की कोशिश की जाए। प्लस हमने जो 7 स्फेयर्स पढ़े थे पार्ट नंबर 2 में, इंशाल्लाह वो किफायत कर जाएगा, दैट वुड बी सफिशिएंट। पॉइंट नंबर 8, प्री रैप फूड एज मच एज पॉसिबल। एग्जाम्पल इसकी ये है कि कोई बेकरी की पेस्ट्रीज हैं, कोई सैंडविचेस हैं, उस पर क्लिंग फिल्म लगा दी जाए, उसको उससे रैप कर दिया जाए। उससे फायदा क्या होगा कि जो एयर और कंज्यूमर हैंडलिंग का एक्सपोजर है, जो कंटेमिनेशन के रिस्क हैं, वो कम हो जाएंगे। ठीक है, बनस्बत ये कि आप उसको ओपन एयर में रख दें, तो बेहतर ये आप उसको प्री रैप करके रखें। प्लस पॉइंट नंबर 9, वॉच द कस्टमर्स बिहेवियर। ये बहुत जरूरी है। कभी कभी आप सब काम सही कर रहे होते हैं, कंज्यूमर जो है वो अपनी हरकतें कर रहे हैं, मतलब ऐसी कर रहे हैं जिससे आपकी फूड सेफ्टी ब्रीच हो रही है, तो उससे नाम आपका खराब होगा। एग्जाम्पल, कोई बच्चा है शादी में, बूफे के पास जाके उसने छींक मार दी। अच्छा, उसने छींक मार दी वहां पे, और वो डेजर्ट की जो ट्रे थी वो कवर्ड नहीं थी, तो वो चीज खराब हो गई ना। तो आपने पहले तो उस कस्टमर को बताना है कि भाई आपकी वजह से ये हमें नुकसान हो रहा है, प्लस नंबर 1, लेकिन पोलाइटली बताना है, उसको डांट वाट नहीं दीजिएगा। नंबर 2, फिर आपने क्या करना है, इमीडिएटली स्टाफ ने जब ये नोटिस किया, इसके लिए स्टाफ को भी ऑन स्पॉट विजिलेंट रहना है। उसने जब ये देख लिया तो वो रिप्लेस कर देना चाहिए उसको, जो अफेक्टेड ट्रे, विद अ फ्रेश वन। ठीक है। अच्छा जी, सर्विंग, जब आप सर्विंग कर रहे हैं तो उसमें आपने रिजिड पर्सनल हाइजीन रिक्वायरमेंट्स को एडहेयर करना है। ठीक है, रिजिड है, लेकिन ये आपकी हमारी सेफ्टी के लिए है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फूड सेफ्टी ब्रीच होने की वजह से सेशन नंबर 1 में कितनी कितनी जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन हुई हैं। ठीक है जी। तो रॉ मटेरियल की हैंडलिंग में, अनक्लीन सर्फेसेस को टच करने में, इन सब चीजों में ख्याल रखना है। ये सारे पॉइंट्स वो हैं जो पहले आ चुके हैं, तो वीड बी स्किपिंग दिस। और ये भी आ चुका। कूलिंग। अच्छा जी, जब आप कूलिंग कर रहे हैं, तो इस स्लाइड में लिखा है कि दिस इज द नंबर 1 कॉज ऑफ द फूड बोर्न इलनेसेस। अगर आप रैपिड कूलिंग करें तो फिर आप बच सकते हैं किसी दर्जे। अच्छा जी, बेसिकली आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने किसी भी आइस वाटर बाथ में अपने खाने को कंटेनर समेत उसमें डालना है, ताकि वो एक चिल हो जाए। ठीक है, पहले उसका कोशिश करें कि मास को रिड्यूस कर लें, मल्टीपल कंटेनर्स बना लें, उसके बाद कंटेनर्स बनाने के बाद आइस वाटर बाद में उसको डाल दें ताकि वो क्विक चिल हो जाए। उसके बाद उसको रेफ्रिजरेट करें। क्विक चिल से फायदा ये होता है कि स्मॉल क्रिस्टल्स बनते हैं, आइस क्रिस्टल्स जो हैं वो स्मॉल बनते हैं। जब वो स्मॉल बनेंगे तो आपके फूड का टेक्सचर भी मेंटेन रहेगा और इंटेग्रिटी के साथ उसका टेस्ट वगैरह भी मेंटेन रहेगा। ठीक है जी। क्विक कूलिंग, रैपिड कूलिंग कर दें, उसके बाद उसको रेफ्रिजरेट कर दें, और उसके बाद उसके टेम्परेचर को पीरियोडिकली मॉनिटर करते रहें। अगर आप कूल उसको नहीं करेंगे तो खदशा ये कि वो डेंजर जोन में आएगा और उसके बाद उसमें मसले होंगे, मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह हो सकती है। उसके बाद उसको स्टोर करें आप कवर्ड कंटेनर्स में। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि कोई होटल है, वो बहुत बड़े बड़े बैचेस बनाता है कुक चिलीज के। ठीक है, उसको चाहिए, उसका सीसीबी क्या होगा? उसका सीसीबी होगा कि वो टाइम और टेम्परेचर को मॉनिटर करे जब वो उसको कूल कर रहा है। और क्रिटिकल लिमिट क्या होगी?
कि जब वो कूल कर रहा है तो एक सर्टेन टेम्परेचर, मतलब जो डेंजर जोन है, उसमें मैक्सिमम 4 घंटे तक ही रख सकता है, उससे ज्यादा नहीं रखेगा, तो वो उसकी लिमिट है। ठीक है, उसका ख्याल रखना। और फिर अगर उसको कूलिंग, मतलब चिलीज को फ्रीज करना है, तो वो फ्रीज करेगा, कूल करेगा और उस तरीके से उसको बचाएगा। उसके बाद हमारे पास है रीहीटिंग। जब भी आपने कोई चीज को रीहीट करना है तो बस आप एक ही दफा कर सकते हैं, उसके ज्यादा कोशिश करें कि उसको रीहीट ना करें। और जब भी आपने रेफ्रिजरेशन से अपने आइटम को निकाला है, तो विद इन 2 आवर्स रेफ्रिजरेशन रिमूव करने के बाद आपने उसको बॉईल या हीट करना है, और 75 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के टेम्परेचर पे हीट करना है। प्लस आपको चाहिए कि आप फ्रेश फूड को कभी भी मिक्स ना करें लेफ्ट ओवर फूड के साथ। और जो लेफ्ट ओवर फूड आपके फ्रिज में, 1 वीक, फ्रीजर की बात नहीं हो रही, फ्रिज की बात हो रही है। फ्रिज में अगर 1 वीक से ज्यादा रखा है, प्रिपेयर्ड प्रिपेयर्ड होके, यानी रेडी टू ईट है वो, रेडी टू ईट होने के बाद वो 1 हफ्ते तक आपके फ्रिज में रखा हुआ है, तो उसके बाद कोशिश करें उसको डिस्कार्ड कर दें। अब एक एग्जांपल देता हूँ आपको। सॉरी, कंटिन्यू करते हैं। रीहीटिंग की एग्जांपल है। एक सिनेरियो है, कोई नर्सिंग होम है, वो लेफ्ट ओवर सूप्स को रीहीट करता है। तो रीहीट करने का फायदा क्या है कि जो भी बैक्टीरिया वगैरह है वो किल हो जाए, वो खाना जो है वो खाने के लायक बन जाए। इसकी क्रिटिकल लिमिट क्या है कि इसको एटलीस्ट 74 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको आपने गर्म करना है, रीहीट करना है, और विद इन 2 आवर्स। जब आपने रेफ्रिजरेटर से उस सूप को निकाला है, 2 घंटे से पहले पहले, 2 घंटे से पहले पहले आपने उसको हॉट होल्डिंग में रखना है और उसको यूज करना है। ठीक है जी, इस तरीके से इसको समझना है। इसके बाद चेकलिस्ट होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, जो फ्रीजर्स हैं उसके टेम्परेचर लॉग्स वगैरह होते हैं, लेबलिंग वगैरह आपने देखनी है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग चेकलिस्ट का मतलब है जब आपने अपनी शॉप या अपना वेयर हाउस या अपनी फैक्ट्री, जो भी आपने काम करना स्टार्ट किया है, उस टाइम आपने किस किस चीज़ों को मद्देनजर रखना है। और क्लोजिंग, जब आपने प्रोसेस को खत्म कर रहे हो, प्रोसीजर्स को खत्म कर रहे हो, तब आपने किन किन चीज़ों को ख्याल रखना है, तो उसको देखना है। इसी तरह क्लीनिंग चेकलिस्ट, यानी जो भी क्लीनिंग वगैरह है, सैनिटरी के काम होने हैं, सैनिटाइजेशन होनी है, उस सब का आपने ख्याल रखना है। प्लस कंट्रोलिंग द टेम्परेचर यूजिंग अ सूटेबल एंड क्लीन थर्मामीटर। ये हमने देखा था, जब आप खाने वगैरह कुक कर रहे हैं उसका इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन हो, कूलिंग जब आप करें तो उसका टेम्परेचर मेंटेन हो, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ठीक है जी। और लेबलिंग में खास तौर से प्रोडक्ट का नाम होना चाहिए, डेट जिसमें आपको मिला है, डेट रिसीव डेट रिसीव्ड, यूज्ड बाय डेट, प्रिपेयर्ड बाय, ये सब चीज़ें उसमें लिखी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कोई आइटम है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझ ले मैरिनेटेड चिकन की ट्रे आपके सामने रखी हुई है, अब उसको आपने लेबल करना है। चिकन टिक्का है वो, फॉर फॉर इंस्टेंस। रिसीव बाय डेट क्या है भाई, 9 अप्रैल। यूज बाय 12 अप्रैल। प्रिपेयर्ड बाय जो भी शख्स का नाम है वो आ जाएगा। ठीक है जी। और इससे फायदा क्या होगा कि आप फीफो का रूल, जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का रूल है, उसको आप यूज कर सकते हो, और उसकी बेसिस पे आप अपनी चीजों को इस्तेमाल कर सकते हो और फूड वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हो। सो ओपनिंग और क्लोजिंग चेकलिस्ट की भी मैं चाह रहा हूँ आपको एग्जांपल दे दूँ। अगर आप ओपनिंग चेकलिस्ट की बात करें, मतलब ये एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई स्टाफ है वो एक कैफे पे है, तो वो चेक करेगा फ्रीजर और फ्रिज के टेम्परेचर्स को, जो लेफ्ट ओवर फूड है उसको रीहीट करेगा 75 डिग्री अब अगर उसको सर्व करना है। सैनिटाइज करेगा वर्क काउंटर्स, हैंड वॉशिंग, क्लीन एप्रन एंड ग्लव्स, सेटअप स्नीज गार्ड्स। ये सब काम क्या है, ओपनिंग चेकलिस्ट, जब उसने दुकान खोली है। अब फिर क्लोजिंग चेकलिस्ट की एग्जांपल क्या है, कवर एंड लेबल ऑल द लेफ्ट ओवर्स, टर्न ऑफ द स्टोव्स एंड गैस वॉल्स। ठीक है, टेक द फ्रिज एंड फ्रीजर रीडिंग्स, लॉक द ड्राई स्टोर, डिस्पोज ऑफ द वेस्ट एंड क्लीन द बिन्स। ठीक है, ये सब चीजें इसमें आ जाएंगी। तो विद दैट सेड, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेशन यहाँ पे फिनिश हुआ। I'd be happy to assist you with your questions. So please drop your question in your chat box. Thank you. और प्लीज अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए, और कुछ भी मुझे बता दीजिएगा अगर आप लोगों को कुछ भी कमी लगी इस सेशन में, प्लीज वो आप सर्वे फॉर्म में लिख दीजिएगा। उससे फायदा ये होता है कि हम अपने सेशंस को मजीद इम्प्रूव कर सकें। ठीक है जी। जिसने अटेंडेंस फॉर्म एक दफा फिल कर दिया है वो दोबारा ना फिल करे। थैंक यू।
हम अलहमदिल्ला अपने टाइम फ्रेम के अंदर अंदर हैं। अभी 12:20 हो रहे हैं पाकिस्तानी टाइम। I'd be having 10 more minutes with you, and I'd be happy to assist you with your questions. It was really good to have you as an audience, mashallah, and I hope you all will join us in other sessions held by Food Youth Academy and Global Food Safety Standards. जी, एक सवाल आया है बेसिकली कि कैन वी कम्प्लीटली किल द बैक्टीरिया। बेसिकली ये एक चैलेंजिंग काम तो है, लेकिन ऐसे कुछ मेथड्स हैं कि आप बैक्टीरियल लोड्स को रिड्यूस कर सकें। नंबर वन, हीट ट्रीटमेंट। आप प्रेशराइजेशन करें, कुकिंग करें, स्टेरिलाइजेशन करें, उससे आप बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं कंप्लीटली। खास तौर से स्टेरिलाइजेशन से आप कंप्लीटली जो है ना अपने बैक्टीरियाज हैं उनको किल कर सकते हैं। इसके अलावा कोल्ड ट्रीटमेंट, जैसे मैंने बात की थी, रेफ्रिजरेशन वगैरह है, फ्रीजिंग है, इससे स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है। और दूसरे प्रिजर्वेशन मेथड्स होते हैं, जैसे आप फूड को एसिडिफाई करते हैं या डिहाइड्रेट करते हैं ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट किया जा सके। एसिडिफाई करेंगे तो एसिडिक एनवायरनमेंट में, अगर हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट है तो वो काम नहीं कर सकते बैक्टीरिया। प्लस अगर आपने डिहाइड्रेशन कर दी है, यानी वाटर और मॉइस्चर कंटेंट को कम से कम कर दिया है, तो वो एक मॉइस्चर इन्वायरमेंट नहीं मिलेगी, तो वो काम नहीं कर सकते। प्रॉपर हैंडलिंग और स्टोरेज करेंगे, मतलब ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, क्लीनलीनेस, इन सबको मेंटेन रखेंगे, क्रॉस कंटेमिनेशन को बचाने की कोशिश करेंगे, तो इससे आप बैक्टीरियल ग्रोथ को रिड्यूस कर सकते हैं। अलबत्ता इसमें कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो हाईली रेजिस्टेंट होते हैं। जैसे अपना क्लोस्ट्रीडियम बोटुलम, वो स्पोर्स वगैरह फॉर्म करते हैं, तो वो हाईली रेजिस्टेंट होता है हीट ट्रीटमेंट्स के। लेकिन अगर स्टेरिलाइजेशन की जाए तो उससे आप उसको कम कर सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन गाइस? जी, एक क्वेश्चन आया है कि भाई केमिकल चेंजेस होते हैं या बायोलॉजिकल चेंजेस। तो बेसिकली अगर हम देखें, दोनों चेंजेस हो सकते हैं। अगर हम केमिकल चेंजेस की बात करें, टिन लीचिंग हो सकती है ना। बेसिकली अगर वो जो टिन है वो खुद ही डैमेज हो जाए, अगर वो इतना पुराना हो गया है, तो उसका जो मेटालिक टेस्ट है वो आना शुरू हो जाएगा आपको खानों में। ठीक है। तो वो टॉक्सिक लेवल जो है ना वो पोटेंशियली टिन के होते हैं। तो अगर वो आ गए तो वो एक मसला है। कोरोजन अगर हो गई, मतलब वो रस्टी हो गया टिन, तो तब भी मसला कर सकता है। ठीक है। तो एक ये चीज़ है। बाकी बायोलॉजिकल चैलेंजेस जनरली तो वैसे स्टेराइल होते हैं, जो कैंड फूड होते हैं, क्योंकि वो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस से गुजरे होते हैं। लेकिन अगर इम्प्रॉपर स्टोरेज होगी, या अगर डैमेज कर दिया गया कैन को, और मतलब उसमें ऑक्सीजन वगैरह की इनफ्लो हो रही है और सब, तो ऑक्सीडेशन रेंसिडिटी हो सकती है, ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी हो सकती है, माइक्रोबियल रेंसिडिटी हो सकती है, और टॉक्सिन फॉर्मेशन हो सकती है ना। तो जैसे क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम अगर वो प्रोड्यूस हो गया, तो वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा और जो फूड बॉर्न डिसीज कॉज करेगा।
मिस्टर नफीस का एक सवाल आया हुआ है कि भाई कलर कोडेड जो चीज़ें हैं उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, मतलब बेसिकली कैंसर कॉजिंग है। तो अगर हम देखें ना जनरली, तो फूड सेफ्टी की गाइडलाइंस में ज़्यादातर इस बात को रिकमेंड किया जाता है कि आप इसको यूज़ करें ताकि क्रॉस कंटामिनेशन से बचा सकें। तो कलर कोडिंग के अगर आप, चलिए ठीक है, आप यूज़ नहीं करना चाह रहे आप सेफ्टी की वजह से, तो ऑल्टरनेटिव्स ये हैं कि भाई सेपरेट कलर कोड ना हो, लेकिन उसमें लेबलिंग कर दी जाए किसी तरीके से, डेजिग्नेट कर दिया जाए कि भाई ये फला चीज़ के यूज़ के लिए है, तो फिर आप इससे बच सकते हैं। एक सवाल आया है कि हमें फूड पॉइजनिंग क्यों होती है। बेसिकली भाई जो हमने पूरा पढ़ा है सेशन नंबर 1 में खास तौर से, उस वजह से फूड पॉइजनिंग होती है। अच्छा जी, एक सवाल आया कि पानी जो है वो एक्सपायर क्यों नहीं होता। बेसिकली पानी इटसेल्फ एक्सपायर नहीं होता, लेकिन जो पैकेजिंग और स्टोरेज कंडीशन है वो उसकी क्वालिटी और सेफ्टी को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती हैं। और जो वाटर बॉटल्स पे एक्सपायरी डेट लिखी होती है वो बेसिकली रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, नेसेसरी है। ठीक है कि बेस्ट बाय डेट क्या है, कि बेहतर है कि आप इससे पहले इसको यूज़ कर लें। तो ये चीज़ है। बाकी और वो इसलिए भी हो सकती है कि भाई आपने जो पैकेजिंग है, पैकेजिंग भी तो मतलब लिमिट, मतलब फाइनाइट है ना, वो हमेशा तो नहीं रहेगी सही। तो कभी ना कभी उसने डिग्रेड होना है, कोई प्लास्टिक है तो प्लास्टिक बॉटल है वो डिग्रेड होगी, तो पोटेंशियली वो वाटर की क्वालिटी और सेफ्टी को इफेक्ट कर सकती है। तो इसलिए आपने उसका हमने वो दी होती है, बेस्ट बिफोर यूज डेट्स। अच्छा जी, एक सवाल आया है कि मिल्क को बॉईल करके फॉरन कोल्ड क्यों करना होता है। बेसिकली ये पेस्चराइजेशन का प्रोसेस है। और जब आप एक तो रैपिड बॉइलिंग कर रहे हैं तो उससे आप बैक्टीरिया पैथोजेंस को किल कर रहे हैं, शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड कर रहे हैं इस वजह से। और रैपिड कूलिंग आप जब कर रहे हैं तो उससे ये है कि जो हीट से नहीं मर सकते वो कोल्ड ट्रीटमेंट से मर जाए। तो ये चीज़ है, और न्यूट्रिएंट प्रिजर्व भी रहता है उससे। एक फायदा ये होता है कि न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है ना वो प्रिजर्व रहती है। सीसीपी जो है आपका क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है, इसमें आप एलिमिनेट नहीं करते हैं और ना ही मिनिमाइज करते हैं। बेसिकली जो आपने हजार्ड्स को एनालाइज किया है उसको, कौन कौन सी जगह है, कौन कौन से प्रोसेस में कहाँ कहाँ चीज़ें आपने अप्लाई करनी है, जैसे प्रेपरेशन हमने देखी थी, रिसीविंग, स्टोरेज, इन चीज़ों में आपने अप्लाई करनी है। उसके बाद उसकी कुछ लिमिट्स होती हैं कि वो लिमिट अगर क्रॉस हो गई तो वो हैजार्डस है। अगर वो उस लिमिट के अंदर अंदर थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो रहा है मसला, तो वो ह्यूमन हेल्थ के लिए मसले मसले की बाइस नहीं है। लेकिन अगर उसकी लिमिटेशन से वो क्रॉस कर जा रहा है तो फिर वो नेगेटिव चीज़ है, उससे हमें बचने की कोशिश करनी है। एक सवाल आया हुआ है कि सीओए से आई गेस आपकी मुराद है सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस। बेसिकली ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन का एक सर्टिफिकेट होता है कि क्वालिटी के बारे में कि ये प्रोडक्ट सेफ है या नहीं। बेसिकली अगर हम देखें तो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के लिए होता है ये। अगर लोकल रिक्वायरमेंट्स में देखें तो बहुत सारी कंपनीज में रिक्वायर्ड होता है और कुछ लोगों में नहीं होता। और एक्सपोर्ट में भी मतलब ज़्यादातर रिक्वायर्ड ही होता है ताकि वो उनकी रेगुलेटरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको मीट करे। उससे फ़ायदा ये है कि वो ट्रेड में आपको हेल्प करे, फैसिलिटेट कर देता है इंटरनेशनल ट्रेड में। और सीओए जो है ना वो ट्रांसपेरेंसी प्रोमोट करते हैं इन सप्लाई चेन्स।
ठीक है जी. I guess that's it. With that said, I hope you all learned a bit today. And this is me, Abba, signing out. Jazakallah for giving me your time. I hope to see you all in another session. And thank you. With that said, this is me, Abba, signing out. Take care. Allah Hafiz.